Recording in All right. So pinned है स्क्रीन तो ना दिख रही है ना? हाँ ठीक है. Yes, sir. All right. So we have gone through the definition of geometric progression. So what is the geometric progression? Where a non-zero term will be multiplied by a non-zero constant continuously, just like arithmetic progression. Arithmetic progression में हम add करते थे और geometric progression में हम continuously multiply करेंगे. Right. तो इसमें हमने देखा एक जनरल जीपी का एग्जांपल जिसमें फर्स्ट टर्म ए रखी हुई है और वो जो कांस्टेंट है उसका नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था? कॉमन डिफरेंस. Common ratio. यहाँ पर बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग वी आर कॉलिंग दिस कॉमन रेशियो. सो अ जनरल जीपी विल लुक लाइक दिस: ए आर स्क्वायर आर क्यूब. राइट? वेयर इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो. Then we derived a formula for the general term of a GP. तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. इस पर कुछ क्वेश्चंस क्लास में दिए थे, कुछ मैंने दिए थे करने के लिए और तुमने कुछ प्रैक्टिस अलग से भी की होगी बुकलेट में. अगर तो ये फॉर्मूला तुमने यूज किया होगा. राइट? फॉर्मूला क्या है हमारा? जनरल टर्म ऑफ a GP, whose first term is a and common ratio is r is a into r power n minus 1. और कुछ एग्जांपल्स, सॉल्यूशंस और इसके बाद सम ऑफ n टर्म्स का हमने फॉर्मूला. अब ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है यार, है ना? ये फॉर्मूले चाहे वो सम का हो चाहे वो जनरल टर्म का हो. एपी में भी हमने ये चीज याद की थी और जीपी में भी हम इसको याद रखें तो बेटर होगा. सो क्या है फॉर्मूला हमारा सम ऑफ n टर्म्स का? a into 1 minus r power n divided by 1 minus r power n. डेरिवेशन क्या था इसका? अद्वैक कैसे डिराइव किया तुमने ये फॉर्मूला? सर उसको सेकंड इक्वेशन सर को आधे वाले को उल्टा कर दिया था. हाँ ऐसा कुछ नहीं किया. अरे उल्टा नहीं किया था, r मल्टीप्लाई डिवाइड किया था और सबट्रैक्ट किया था. हाँ सर, r से मल्टीप्लाई. तुमने भाई उल्टा नहीं किया था, भूल गए. और मैंने कहा भी था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भाई भूल गए हैं. अद्वैक क्या हो गया? याद आया कुछ? हाँ सर. अद्वैक नहीं सर, मानवे. ओके, मानवी तो उसका अलग दूसरा नंबर. हाँ बताओ अद्वैक क्या कर रहे थे? बताओ, याद करो कैसे हमने सम का फॉर्मूला डिराइव किया था. क्या था हमारा मेथड? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? आ रही सर आवाज. सर अद्वैक सर जो है शायद डिस्कनेक्ट. शांत हो गए सर अचानक से. मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ क्या आवाज आ रही है? सब अचानक से शांत हो गए. हाँ वही मुझे लगा कि मेरी हम अद्वैक का वेट कर रहे थे आंसर करने का, उसने किया ही नहीं. चलो ठीक है, नहीं दे रहा, कोई बात नहीं. तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी निकालने के लिए हमने जो ट्रिक यूज की थी सर आपने ये a r ये common सब ratio लिखा और फिर r से मल्टीप्लाई करके दोनों Yes. इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दिया. कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, शिफ्ट किया और सबट्रैक्ट किया, जिससे इंटरमीडिएट टर्म सारी कैंसिल हो गई थी. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन व्हिच यू सॉल्व, राइट? Yes. यस सर. राइट. और अब इस फॉर्मूले पे आता है. ये जो है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी. इनफाइनाइट टर्म्स का सम. इंटरेस्टिंग. इनफाइनाइट टर्म्स का सम की बात हम क्यों कर रहे हैं भाई? इनफाइनाइट टर्म्स का सम तो ये सुनने लगता है कि अगर हम इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा. क्यों? तो जरूरी नहीं है सर. अगर फ्रैक्शन हुई सर मॉड r लेस देन 1 क्यों लिखा है? अभी डिस्कस करते हैं कि मॉड r लेस देन 1 क्यों लिखा है. r ग्रेटर देन 1 होगा तो इन्फिनिटी होगा ना. करना प्रेस 3. हाँ भाई, तो अब ये बताओ कि इनफाइनाइट टर्म्स के सम की बात कैसे हो सकती है? हम 1 2 3 फाइनाइट 10 20 चीजों को ऐड करें, कोई फाइनाइट वैल्यू है समझ में आता है. इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करने के बाद हाउ कैन वी गेट अ फाइनाइट वैल्यू? कैसे हो सकता है ऐसा? तो फ्रैक्शंस को ऐड करें तो आ सकता है ना. सर जीपी में जब ऑल्टरनेटिंग प्लस एंड माइनस साइन होती है तो शायद कोई टर्म्स कैंसिल हो जाए.
जीपी में सर ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइंस होती है। एक मिनट हाँ। उसको आ नहीं रहा है। तुम कह रहे हो जीपी में ऑल्टरनेटिंग टर्म्स हो और वो कैंसिल हो गई तो हमको जो है सर मतलब फाइनाइट वैल्यू मिल सकती है। फाइनाइट वैल्यू मिल सकती है। एग्जांपल दो मुझे, एग्जांपल दो। सर 2 -4 8 -6 अच्छा सॉरी -16। तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आओ मैं लिखता हूँ उसको। तुमने जो एग्जांपल बोला, तुमने बोला 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट -2, तो -4 देन -2 अगेन 8 एंड -16 एंड सो ऑन। अब तुम क्या करोगे बताओ कि अगर मैं इस सीरीज को ऐड करूंगा देन आई विल गेट ए फाइनाइट वैल्यू। क्या क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब ऐसा इंट्यूशन तुम्हें क्यों आ रहा है? रीजन क्या है बताओ? सर ये नहीं होना चाहिए ना, हाफ टाइम्स द इंफिनिटी आएगा ना। हाफ टाइम्स इंफिनिटी? हाँ मतलब इंफिनिटी है, मतलब तो हाफ बोल के कुछ फायदा तो है नहीं, इंफिनिटी होगा। ओके अगर हमने माइनस से स्टार्ट किया होता तो नेगेटिव इंफिनिटी हो जाता ना। listen, this is something really interesting. I want, but before I tell you the formula, before we go for questions, formulate करने से पहले I want you to think. थोड़ा इंट्यूटिव होना चाहिए ना, सोचना चाहिए। और तुम सबको पता है तुम सभी को वो एग्जांपल्स पता हैं जहां पे तुमने इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड किया हुआ है, पहले भी किया हुआ है। आई थिंक 4-5 सालों से करते आ रहे हो। बट यू आर नॉट एबल टू रिलेट। अभी मैं बताऊंगा तुमको कि अच्छा ये था। We have already added infinite terms, and after adding these infinite terms, we have already got a finite value. ये already हो चुका है, but you are not able to connect right now. Think, सोच के देखो. I'm giving you some time. Think, बोलो. 2 1 half 1/4 1 8 1/16। ये अच्छा ये तुमने बचपन में किया होगा। अच्छा क्या मुझे नहीं पता। तो बचपन में तो बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन रहे होंगे कि तुमने जीपी इनफाइनाइट टर्म सॉल्व कर रखी। मैं एक ऐसा एग्जांपल पूछ रहा हूँ जो हमने 7th ग्रेड में, 8th ग्रेड में, 6th ग्रेड में सॉल्व किए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो हमने पहले भी सॉल्व किए हुए हैं। वी हैव indirectly added infinite terms already and we have already got a finite value, finite answer. सर पर वो infinite terms में या फिर infinite decimal places है जो recurring decimals है। Yes. जैसे अगर 2.666 तो fraction में बनाना वैसे। Exactly. When I ask you this question कि 0.3 बार क्या होता है? What is the value of 0.3 बार? Everybody think. देखो यहां से तुम जब कनेक्ट करोगे ना इस तरीके से, कभी भूलोगे नहीं, कभी कुछ मिस नहीं करोगे। दिस चैप्टर यू कैन से कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस करके तुम्हारा ग्रेजुएशन में भी ये थोड़ा सा एक छोटा सा कोर्स होगा मैथ्स में जो एक्सटेंड होने वाला है। 11th 12th में मेजर पोर्शन है, बट थोड़ा सा कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस टेस्ट होता है, वो ग्रेजुएशन में भी आएगा। यहां पर इस चीज को ध्यान से समझो कि ये क्वेश्चन हमने पहले से ही सॉल्व कर रखा है। 0.3 बार क्या होता है? 0.3 बार की वैल्यू क्या होती है? क्या तुम बता सकते हो मुझे 0.3 बार की वैल्यू क्या आएगी? 0.333 टू इंफिनिटी। नहीं वो तो ठीक है, बार का नोटेशन है कि उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/3। 1/3। ये सही बात है कि 0.3 बार इज 0.3333 never ending. Technically that's an approximation. This is not an approximation. Don't be technical about it because this is exactly equal to 1/3. Because this never ends. It goes on and on. There is no end to it. But for 2 If by 3 there is no end to it, करेंगे this is तो exactly equal to 0.99 1/3. In mathematics, when I use equal to sign, then two things are always equal. This is not physics. All right? अब 0.333 never ending का मतलब क्या हुआ? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है that we are adding 0.3 plus 0.03 plus 0.003 0.003 plus so on. So how many terms are we adding? Tell me. In that manner, if I Infinite. keep on writing threes, Infinite. we are adding infinite terms, and what are we getting? We are getting a finite value. So this is an example. ये सबसे पहला एग्जाम्पल मेरा इसीलिए है बिकॉज ये हमने पहले से देखा हुआ है. Is it a GP?
क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? टेल मी। नो हाँ, सर सीरीज में लिख Yes, रहा sir. हूँ Divide by हाँ 10. सर हाँ Entry सर है है और Yes, सर sir. 1/10 1 है 1/10 is the कर common दिया। ratio. फर्स्ट टर्म इज 0.3 and common ratio is obviously 0.1. 0.1 So 0.3 and 0.1 अगर हम लेके बनाए तो एक सीरीज बनेगी. So here we have an example of GP containing infinite terms. That means it never ends, but for our surprise, the sum approaches to a finite value. And अब मेरे ख्याल से तुम कनेक्ट कर पा रहे हो. This is not the only example we have. Take, for instance, you take any irrational number. You take root 2. Root 2 की वैल्यू क्या होती है भाई? Do you know that exactly root 2 की वैल्यू क्या है? अब again you will say technically approximation 1.414 is the approximate value, correct? But 1.414 and so on to it goes on and on. It never ends because the day. हाँ, नहीं, it is not recurring. It never recurs. It never terminates, and that is why it is called an irrational number. भूल गए क्या? सर It कुछ never ऐसा एक recurs. फॉर्मूला होता है ना जो सीरीज होती है इसमें हम डालते हैं तो हमें एक कोई नंबर ऑफ प्रेसिशन formula वैल्यू था। मिल सकती है कोई भी नंबर के लिए इनफिनिट तक जब मतलब तक तुम कह रहे हो कि हमारे पास एक फॉर्मूला है उसमें हम डाल देंगे और सबके हर सीरीज के हमको आंसर मिल जाएगा. ये जो हाँ, 10वीं कक्षा की पढ़ाई है तुम्हारी कि फॉर्मूला दो, तुम मुझे फॉर्मूला दो, मैं तुम्हें आंसर दूंगा. जय सर हिंद. इनफिनिट सीरीज का एक फॉर्मूला होता है ना जिसमें आप 1 बाय समथिंग करते हैं. इनफाइनाइट सीरीज जीपी के इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला होता है भाई. हर इनफाइनाइट सीरीज का एक ही फॉर्मूला थोड़ी ना होगा और हर नहीं, इनफाइनाइट सीरीज जीपी भी नहीं नहीं, होगी. हैं? वैसे नहीं. वैसे कैसे? तुम गलत जगह चले जाते हो. तुम्हें क्या चाहिए पता है? तुम्हें चाहिए वही, ये है मास्टर जी क्लास में ये लिखा फॉर्मूला और ये रहे 4 क्वेश्चन, हमने सॉल्व किए, सारे चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं, हम बहुत खुश हो गए. वही 4 में से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, 100% मार्क्स, जनता खुश, सब एकदम मजे में. तो यहाँ पे ये नहीं होता है. सबसे पहले तो थियरी जो है, जो फॉर्मूला है, वो लास्ट में है. सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम समझनी है. प्रॉब्लम को समझने से पहले ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि जो भी चीज है, जो भी लॉजिक है, मैथमेटिकल लॉजिक है, कभी कभी इंट्यूटिव होता है, कभी कभी काउंटर इंट्यूटिव भी होता है. तो हमारा इंट्यूशन जब आ जाता है, हमारे अंदर वो लॉजिकली चीज प्लांट हो जाती है कि हाँ भाई ये चीज हो रही है. अभी मैं उसके पहले बोलता, कई लोग डिनाई करते हैं, कई लोग डिनाइल में होते कि यार इनफाइनाइट चीजों को ऐड करेंगे तो कैसे सम फाइनाइट आ सकता है. But after looking at this example, I think everybody should be convinced because we have already done this. ये हमको पता है कि ऐसा होता है, right? तो प्रॉपर जो मेथोडोलॉजी है वो ये है. यहां से आप आगे बढ़िए और फिर हम इनफाइनाइट, अभी हम डिस्कशन केवल इस बात का कर रहे हैं कि क्या इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट हो सकता है. सो दिस एग्जाम्पल प्रूव्स यस, इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट हो सकता है. If anybody has any issues or any doubts, you can discuss it right now. तुम्हें लगता है कि नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है, गलत हो रहा है यहाँ पे कुछ, कोई भी ऐसा डाउट हो तो अभी डिस्कस करो, बताओ है क्या. सर वो 2/3 वाला, 2/3 वाला जब मैं 1/3 प्लस 2/3 करता तो 0.999 आता है, जबकि 1 होना चाहिए. तो 0.99 बेटा 1 ही तो होता है. स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1. सर 3.9 बार Why इक्वल्स you टू keep on 4 का forgetting? आपने पता है होता क्या है? वो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन. Then लेक्चर हुआ एक, things have changed. I told you no, this is exactly equal to this. तुमने एक दिन पढ़ा फिर भूल गए, तुम फिर वहीं पहुंच गए जहां पे तुम थे. अरे यार 0.9 बार एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होता है, 0.3 बार एग्जैक्टली इक्वल टू 1/3 होता है. Who tells you all this? ये अप्रोक्सीमेशन है, ये है, वो है. अप्रोक्सीमेशन मैथ्स में नहीं होता है, अप्रोक्सीमेशन केवल फिजिक्स में होता है. I mean, जो जहां भी अप्लाइड मैथमेटिक्स है वहां पे होता है. ये कोर मैथमेटिक्स है, इसमें अप्रोक्सीमेशंस नहीं होते हैं. अनलाइक फिजिक्स के हम बोलेंगे ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये रही इन्फिनिटी. तो ऐसा हम नहीं करते मैथ्स में, ठीक है. एनीवेज, तो अब मुझे ये बताओ सोचकर, बिकॉज ऐसे जीपी के बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं. दिस इज नॉट द ओनली जीपी वी नो. फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू, दिस इज अनदर जीपी, 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब एंड सो ऑन. What do you think the sum of infinite terms will be? इस सीरीज की infinite terms का सम क्या होगा, क्या लगता है?
अगर मैं इस नहीं होना सीरीज में चाहिए। 2 टर्म्स लूं, 3 टर्म्स लूं, इनफाइनाइट टर्म्स ले लूं, तो तुम्हें क्या लगता है इसका सम क्या आना चाहिए? सर इंफिनिटी। मतलब इसमें क्या डाउट है, इसमें बोलने में क्या प्रॉब्लम है कि इसका सम Infinity. इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा भाई? इन्फिनिटी। ओ सर सॉरी, अरे, मैंने देखा ही नहीं, मेरा माइंड इसकी तो लास्ट टर्म ही इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। सम की तो बात की। सर 2 अगर क्यूब, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर सर, 7, 2 पावर सर सुन 100, 2 सकते हो? पावर 1000। क्या हुआ? सर आवाज आ रही है? आज नहीं पा रहे हो? आज बहुत इरेटिकली, मतलब थोड़ा बिहेवियर तुम्हारा इरेटिक है आज। थोड़ा उसको स्ट्रीमलाइन करो। कैसे बातें कर रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम लोग? सर मैं ये पूछ रहे पूछ रहा सर हूँ। कि आपको आवाज आ रही है कि हाँ, मुझे भी आवाज आ रही है। अब क्योंकि बीच बीच में सर थोड़ा लैग वैग हो रहा है इसमें सर। अच्छा, लैग हो रहा है क्या आज? सर Lag नहीं हो हो रहा रहा है लैग, शायद आपको सर, आवाज सही- हमारी थोड़ी लेट आई। नहीं, मुझे आवाज आ रही है। सर मेरे को दिखा रहा है कि योर इंटरनेट। प्रोबेबली वॉइस डील हो गया। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था कि ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्या इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट आएगा? नहीं सर। नहीं। बहुत सर। Again, it is very obvious because we are adding all the positive values. तो लास्ट टर्म को ही हम देख लें तो समझ में आ रहा है कि इसकी लास्ट टर्म ही इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो सम तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ही करेगा ना। तो वो पॉजिटिव वैल्यूज से नहीं है ना, क्योंकि ऊपर वाले इसमें भी पॉजिटिव वैल्यूज ही थे सारे, लाइक 0.3 प्लस बिल्कुल सही 0.0। कहा। नॉट जस्ट बिकॉज दे आर पॉजिटिव तो सम हमेशा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। दीज टाइप ऑफ सीरीज वेयर वी हैव infinite terms and some also approaches to infinity, approaches to infinity or doesn't approach to a fixed value। जैसे यहाँ पे सम हमारा 1/3 आ गया, यहाँ पे सम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, या फिर मान लो हमको समझ लें, जैसे फॉर इंस्टेंस दिस एग्जांपल, अगर हम इसमें यहाँ पे टर्म्स को ऐड करेंगे तो हम एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे कि सम इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा, मतलब किसी कॉन्क्रीट कंक्लूजन पे हम पहुंच नहीं पाएंगे। So these type of series are called diverging series. Diverging, diverge कर रहा है, sum diverge कर रहा है। That means what? जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं sum बढ़ता जा रहा है, right? Otherwise it is not approaching to a finite value. But look at this example. We have taken infinite values. Infinite values लेने के बाद भी sum finite आ रहा है, the sum is approaching to a finite value. This type of series is called a converging series. Are you getting these two terms, converging and diverging? When do we say a series is converging? If sum of infinite terms converges to a fixed value, to a fixed finite value, then the series is called a converging series. In any other case, the series is called a diverging series. Understood? समझ में आई बात? यस सर। फ्रैक्शन ही हो सकता है ना कन्वर्जिंग वाले, लाइक हम ऐसा हाँ, डिक्रीजिंग हाँ, सीरीज वेदांत हो इसी सकते हैं। डिस्कशन पे आ रहे हैं। तो उससे पहले मैं तुम्हें बताऊं, कैन यू गेस एंड टेल मी, सोच के बताओ, क्योंकि यहां भी सारी टर्म्स पॉजिटिव है, यहां भी सारी टर्म्स पॉजिटिव है, बट एक एग्जांपल में सम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, दूसरे एग्जांपल में सम फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। सो व्हाट कुड बी द रीजन, what could be the constraint or condition under which sum of one series will be finite and sum of other series is infinite? किस रीजन की वजह से इसका सम फाइनाइट आ रहा है? Why it is a converging series? What do you think? Sir, R is less than R is less than 1. R is less R than- is less R than is less than 1. right. Magnitude of common ratio is less than 1. That means ये जो हमारी टर्म्स हैं वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती जा रही है, और वो भी बाय अ रेशियो। डिक्रीमेंट ऐसा नहीं कि हम कुछ सबट्रैक्ट कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली डिवाइडिंग बाय व्हाट? फॉर एग्जांपल इन दिस सीक्वेंस वी आर डिवाइडिंग बाय 10, 3 by 10, 3 by 100, 3 by 1000, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जा रहे हैं, राइट? इस टाइप की सीरीज का सम 1/3 आया है। सो व्हाट कैन बी कंक्लूड, कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर इनफाइनाइट टर्म्स बट उसका कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से कम है, कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से कम है, तो उस सीरीज का सम फाइनाइट आना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं क्या?
और इस चीज को अब मैथमेटिकली, अभी तक तो हम केवल लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे थे, अब इस चीज को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं. So what we are trying to say that if we have a GP like this, AR, AR square and so on, we have infinite terms, never ending. अगर ये n terms तक का सम होता, राइट, अगर ये n terms तक का सम होता तो आंसर आता a into 1 minus r power n divided by 1 minus r. ये कब होता? For n terms. The sum is for n terms. But now we want the sum of infinite terms. So what is changed? Change क्या हो गया? If we want the sum of n infinite हो terms, गया. yes. What if n approaches to infinity? I will never write n equals to infinity because infinity is just a symbol. Infinity is something which doesn't exist. ये जो सिंबल है कैलकुलस में तुम लिमिट्स में देखोगे, दिस मींस n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, राइट. बट जब हम इक्वल टू साइन लगाएंगे तो समझ जाना कि हमने इंफिनिटी डाल दिया है. नाउ व्हाट विल हैपन, अगेन यू थिंक, सोच के बताना मुझे, हाँ, कि अगर मैंने यहां पर n की वैल्यू को इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट किया, इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट किया, व्हाट विल हैपन टू r पावर n? थिंक इट. सर r अगर फ्रैक्शन है तो Zero हो जाना वो चाहिए. 0 हो जाएगा. 0 हो जाएगा अगर फ्रैक्शन है तो. And if it's greater than अद्वैक आ गया वापस गया? अद्वैक, हाँ सर मैं बोल रहा हूँ, बार बार आंसर दे रहा हूँ साथ साथ. हाँ अभी तो दे रहा है, पहले पूछा था तब कहाँ भाग गया था? हाँ सर वो तब मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, मैं नहीं बोल पा रहा था. अच्छा, तुझे याद है कि हमने सम ऑफ जीपी कैसे, ये फॉर्मूला डिराइव कैसे किया था? नहीं सर, फिर आपने बताया तो समझा. क्या बताया था? सर आपने उसके बाद स्लाइड में मतलब स्लाइड दिखाई ना सर उसकी आंसर नहीं दिखाया की. था, साइड में था ही नहीं वो. सर दिखाया था आपने, मैं देखा था. ना, स्लाइड में प्रूफ नहीं था. स्लाइड में सर प्रूफ जब नहीं हम था. फ्लिप कर रहे होगे तब उसे शायद देख लिया होगा. स्लाइड में प्रूफ था ही नहीं, क्या देख लिया? स्लाइड में प्रूफ ही नहीं था तो. और हम स्लाइड की बात क्यों कर रहे हैं? तुम्हें सम, मैंने जब बोला था कि सम ऑफ जीपी का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तुमने नोट नहीं किया था क्या उसको? नहीं सर मैं नहीं कर पाया था. सो दिस इज जस्ट, देखो एक बंदा कैच हो गया, ऐसे 50 और होंगे. जो मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट जो बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है उसको तो ढंग से नोट कर लो, समझ लो. लास्ट लेक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें पता ही नहीं, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तुम केवल अकेले नहीं हो. गलत बात है ना यार. क्यों किया ऐसा भाई अद्वैत, तुमने क्यों नहीं पढ़ा उसको? जब मैं डिराइव किया था तुमने नोट क्यों नहीं किया उसको? क्या रीजन है इसका, मुझे समझ नहीं आया. क्या रीजन क्या हो सकता है? जब मैंने बोला कि ये सम का जो डेरिवेशन है वो आगे भी काम में आएगा, तुमने क्यों नहीं उसको नोट किया? As n tends to infinity, n जैसे जैसे लार्ज बड़ा होता जाएगा, r पावर n की वैल्यू क्या होगी? फिर से एक बार सोच के बताना, जल्दबाजी कुछ नहीं. 0 if mod of r is less than 1. Yes. And if mod of r is greater than तो 1 it's infinity. फिर से एक बार जो हमारा इंट्यूशन है वो बोलता है कि अरे इतनी बड़ी पावर लगा दी तब तो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिकॉज बहुत कुछ डिपेंड करता है बेस पर. अगर बेस वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर बेस वैल्यू 2 है, जैसे यहां पर देखो कॉमन रेशियो 2 है, अगर मैं 2 की पावर इंक्रीज करता जाऊं, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 पावर 4, ऑब्वियसली इनफाइनाइट रखने पर वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करनी ही करने वाली. बट व्हाट इफ r इक्वल्स टू हाफ? सोच के देखो, अगर r की वैल्यू हाफ होती, अगर r इक्वल्स टू हाफ होता और हाफ पर मैंने हाफ की पावर हम इंक्रीज करते जाए, हाफ स्क्वायर, हाफ क्यूब, हाफ पावर 4, क्या हो रहा है? वैल्यू एक्चुअली छोटी हो रही है. and as n approaches to infinity, that means the largest number ever possible, क्या होगा? This will approach to 0. But this is conditionally correct. ये 0 को approach कब करेगा? जब magnitude of r is less than 0, 1. less than 0 नहीं, Less than 1. क्या धरो, आज तुम लोग ब्रेकफास्ट खा के हाई हो चुके हैं, है ना? इसलिए जो है लंच तो मिला नहीं अभी तक, तो भूख भी लग रही होगी क्या? Famished. So are you getting this part? किसी को फिर से यहाँ पे कोई डाउट हो तो मुझे बताना. r पावर n will approach to 0.
as n approaches to infinity, r power n will approach to 0, but when magnitude of r is less than 1, क्योंकि अगर किसी वैल्यू का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, 2, 3, 1.5 कुछ भी है, तो जैसे हम उस पर बड़ी पावर रेज करेंगे नंबर बढ़ता जाएगा, नंबर छोटा नहीं होगा, राइट? So how will this change the formula for sum of n terms? What changes you will see now? This is the sum of n terms. Now what will be the formula for sum of infinite terms? Tell me, क्या formula आएगा? सर n की जगह infinity डाल देते। Come on, वो डाल चुके हैं ना, तो n को हम infinity डाल चुके हैं, r power n 0 हो चुका है। सर कंडीशन है 1 minus r, r 1 minus r will be 1, मतलब a by 1 minus r। सर अगर और r mod r greater less than than 1 है तो a infinity। by 1 minus r हो जाएगा। तो ये रहा हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला। सर, लेकिन लेकिन याद ये रहे, r less than लेकिन याद रहे if r mod of r less than 1 कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर 1 से छोटा है। हाँ बेदांत बोलो सर लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ऑफ r इस फॉर्मूले में लाइक सपोज 0.5 मैंने r डाल दिया तो 1 माइनस तो हमें से पॉजिटिव टर्म मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है कुछ नहीं। अबे क्वेश्चन में तू पूछ रहा, आंसर भी तू दे रहा है, सर वो खुद ही क्या सॉल्व चल कर रहा लिया था डाउट। मोनोलॉग। सर एक अच्छा, डाउट है, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है। हाँ, अभी r पावर इंफिनिट टेंस टू 0 है, r पावर n n टेंस टू इंफिनिटी है। सपोज r Yes. की वैल्यू 1 हो गई तो 1 पावर इंफिनिट हम टेंस टू 1 बोलेंगे या इक्वल बोलेंगे, क्योंकि n टेंस क्वेश्चन टू भाई इंफिनिटी। देखो r की वैल्यू 1 होगी तो सबसे पहले तो हम ये फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते हैं। यस सर, इसीलिए मतलब बस जस्ट हाँ, तो वो फॉर्मूला क्या था, na, और ऑब्वियसली Yes. अगर a कोई भी कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट अगर n टाइम्स ऐड होगा फिर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो आंसर तो इंफिनिटी आने ही वाला है। a कितना भी छोटा हो, a कितना ही बड़ा हो, तो उस केस में तो आंसर इंफिनिटी आने ही वाला है ना, है ना? यस सर। सर मैं पूछ रहा हूँ कि 1 पावर इंफिनिटी को हम टेंस टू 1 बोलेंगे या इक्वल टू 1 बोलेंगे? नहीं, अगर तुमने एग्जैक्ट 1 रखा हुआ है और n अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो एग्जैक्ट 1 आएगा, टेंस टू नहीं होगा, एग्जैक्ट 1, बिकॉज़ 1 पावर एनीथिंग इज 1, उसमें चेंज यस सो हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ Sum of infinite terms of a GP, ये रहा, and if you want to verify, you can verify it right now. See, look at this. ये क्वेश्चन जो हमने 5th ग्रेड या 6th ग्रेड में भी सॉल्व किया हुआ, आज हम इसको दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। भाई पहले तरीका क्या था, इसको x अज्यूम करो, 10 से मल्टीप्लाई करो एंड वो जो भी स्टेप्स थे। Now we are looking at this question as a sum of infinite terms of a GP, where first term is 0.3 and common ratio is 0.1. If we apply this formula, we must get 1 by 3. Are we getting 1 by 3? आओ चेक करते हैं। और यहाँ Yes sir, पर 0.3 by 0.9। yes, so a is 0.3. देखो फॉर्मूला क्या हमारा, a upon 1 minus r, r is 0.1. So 0.3 divided by 0.9, which is 1 by 3. So that verifies कि भाई जो हमारा assumption था कि इस 0.3 बार की वैल्यू 1 by 3 है, हमने प्रूव भी किया हुआ पहले। अब हम जीपी के फॉर्मूले से भी इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। यस, आंसर इज 1 by 3। हाँ भाई वेदांत फिर से है। सर r को अगर मैं -5 डाल देता हूँ तब तो सर ये 6 तब तो सर ये 6 हो जाएगा। तो 6 अगर होगा तो s इंफिनिटी आपने जिससे कहा था कि वो 1 से मैग्नीट्यूड ऑफ 1 ये क्या टाइम पास के लिखा हुआ है, मतलब ये क्या किसने लिखा हुआ है? हाँ ये समझ गए सर, मैं ये समझ गया कि मतलब ये क्या डेकोरेशन के लिए है कि मतलब इसको यहाँ पे रखा हुआ है? बहुत सुंदर लग रहा है काफी। ऐसा नहीं अरे इसको, अरे भैया तुम्हारा -5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? ठीक है, कर रहा है? नहीं कर रहा तो काहे को बोल रहे हो? -5 कहां से आ गया? -5 का मैग्नीट्यूड क्या 1 से छोटा है? नहीं सर, नहीं है ना, ठीक है, शाबाश। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट आ सकता है, दो वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ओनली, बट द लॉट मेनी अदर सीरीज, बहुत सारी ऐसी सीरीज हो सकती हैं जो कि जीपी ना हो, बट उनकी भी इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट आ सकता है। एनीवेज वी विल स्टिक टू जीपी ओनली, अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा बहुत ज्यादा। बट इफ एनीबडी वांट्स टू गेस, वांट्स टू डिस्कस कि अगर हम सभी मतलब एक जनरल पॉइंट बनाना चाहें, अंडर व्हाट कंडीशंस
सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स विल अप्रोच टू ए फाइनाइट वैल्यू. व्हाट डू यू थिंक? किस टाइप की ऐसी सीरीज होगी जिसमें हम इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करते हैं तो भी हमको आंसर फाइनाइट मिलता है? जिसकी लास्ट टर्म टेंडिंग टू जीरो जो है फ्रैक्शंस में हो प्रोबेबली लेस देन 1. लिसन उसने पहले सबसे पहले क्या बोला उसको सुनो पहले, ठीक है? फिर तुम्हारा हाँ क्या बोला उसने? सर, एक लास्ट ऐसी- टर्म टेंड्स टू जीरो. कन्वर्जिंग सीरीज जिसकी लास्ट टर्म टेंडिंग टू जीरो सर, मतलब स्मॉल वैल्यूज. कन्वर्जेंस तो हम चेक ही कर रहे हैं ना. मैंने यही तो क्वेश्चन पूछा है कि कन्वर्जिंग होने की कंडीशन क्या है. फिर ऐसा कोई सीक्वेंस हो 1 फिर 0.0. अच्छा मुझे बताओ, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है? बट मैं जस्ट बिकॉज इट इज वेरी इंट्रिगिंग, थोड़ा सा लोगों को इसमें मजा आता है सोचने में, तो तुम्हें भी एग्जांपल दे रहा हूं. लुक एट दिस सीरीज. दिस इज नॉट अ जीपी, ऑलराइट? इफ यू नो अबाउट हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दिस इज अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन. अगर मैं इस तरह की इनफाइनाइट टर्म्स लूं 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 अप टू इंफिनिटी, व्हाट डू यू थिंक? तुम्हें क्या लगता है कि इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट आना चाहिए या ये डाइवर्ज करेगा? व्हाट डू यू थिंक? सर फाइनाइट आएगा. 2 से ज्यादा नहीं. मतलब कोई डाउट ही नहीं है वेदांत को. देखो वेदांत बोल दिया कि फाइनाइट आना तो चाहिए सर. सर नहीं अरे आएगा, 2 नहीं से आएगा, ज्यादा नहीं हो फाइनाइट सकता. नहीं आएगा सर. हाँ सर, 2 point- से ज्यादा नहीं होगा. 1 पॉइंट. मतलब 50-50 चांस है ना, या तो फाइनाइट आएगा इनफाइनाइट आएगा, तो बोल दो तो 50-50 है ना, या कोई सर लॉजिक फाइनाइट है? आएगा, फाइनाइट. फाइनाइट है 1 से तो 2 फाइनाइट के आएगा. बीच में. क्यों फाइनाइट आएगा बताओ? व्हाई? सर Why do you क्योंकि ये think 2 it से should be ज्यादा finite? हो ही नहीं रहा है. ये सर, 1 2 से प्लस ज्यादा- 0.5 प्लस ऐसे. अच्छा तुम कह रहे हो कि 2 से बड़ा नहीं हो पाएगा? सर होगा सर 2 से ज्यादा. डेफिनेट 2 से ज्यादा होगा यार. अरे 1.5, 1.8, 1, ये देखो 4 टर्म्स को ऐड करो. ये देखो 1.5, 0.33, 1.83, 0.25, 2 से बड़ा हो गया. मतलब सर एक नंबर से बड़ा नहीं होगा सर. सर मतलब इररेशनल वो नंबर इनफाइनाइट भी तो हो सकता है. सर आफ्टर सम This- एक्सटेंडेड जो नंबर वो 0 बन जाएगा, तो ऐड करने का उतना मतलब नहीं है. ये एग्जांपल मैं उन लोगों को दे रहा हूं जो लोग ऐसा दिमाग बैठा लेते हैं कि लास्ट टर्म अगर 0 को अप्रोच करिए, बिकॉज जीपी में ऐसा है, जीपी में लास्ट टर्म 0 को अप्रोच करेगी, AR पावर n-1, क्योंकि हमने कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा रखा है, तो लास्ट टर्म 0 को अप्रोच करेगी. बट इट इज नॉट ट्रू फॉर एवरी सीरीज. ये सीरीज भी वही सीरीज है जिसमें टर्म्स कम होती जा रही है, यानी हम इनफाइनाइट टर्म पहुंचेंगे तो लास्ट टर्म 0 हो जाएगी. तो बट वो But- बढ़ती जाएगी ना वैल्यू ऐड करके. बट नहीं, बढ़ तो ये भी रहा है यार, सम तो यहाँ भी बढ़ रहा है ना. ये देखो ना 0.3, 0.03, 0.003 टर्म्स तो बढ़ी रही है ना. सम कोई कम थोड़ी ना हो रहा है. सम यहाँ भी बढ़ रहा है, सम यहाँ ही बढ़ रहा है. बट यहाँ पर इंक्रीमेंट रेट इतना कम है कि इनफाइनाइट टर्म्स लेने के बाद भी सम फाइनाइट आ रहा है. यहाँ पर वो इंक्रीमेंट रेट इतना कम नहीं है. सो एक्चुअली दिस इज अ डाइवर्जिंग सीरीज. दिस इज द डाइवर्जिंग सीरीज. इस सीरीज की इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट नहीं होगा. इस सीरीज की इनफाइनाइट टर्म्स सम फाइनाइट नहीं होगा. कैन यू प्रूव दिस? यू कैन एक्चुअली. अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ तुम इसको प्रूव कर सकते हो. समझे? तुम इसको प्रूव कर सकते हो कि क्यों इस सीरीज की इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट नहीं आना चाहिए. तो उसको एक बार तुम घर पे ट्राई करो, है ना. देखो एक बार फिर, ये जीपी का पार्ट नहीं है. ये जीपी का पार्ट बिल्कुल नहीं है. ये जीपी है ही नहीं. और एचपी का सम निकालने का कोई फॉर्मूला सर स्टार्ट कैसे करेंगे? सर इसका प्रूफ ऐसे हिंट ये है कि सर देखो, इस इसमें सीरीज से को तुम बीच सम में निकाल से नहीं सकते. एपी बना सकते हैं ना. नहीं बना. कैसे एपी बना दोगे? ये एपी है ही नहीं तो बना कैसे दोगे? सर इसका प्रूफ हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि जो एपी है ही नहीं तुम उसको एपी कैसे बना सकते हो यार? कुछ नहीं कर सकते. सर इसका सम हाँ सर इवेंचुअली जो आपने जिससे बोला था ना, वो डिक्रीमेंट जैसे कम हो रहा है. लाइक पहले वाले एग्जांपल में ये जो डिक्रीमेंट बहुत ज्यादा ही कम था, इसलिए वो ये हो रहा था. इंक्रीमेंट. हाँ सर, हाँ इंक्रीमेंट, सॉरी, लाइक कम था. तो फिर उस या तो उसकी कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी कि इंक्रीमेंट रेट कितना होना चाहिए सम फाइनाइट आएगा. तो उसमें मत घुसो. हाँ मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं. अगर तुम ये दिखा पाओ कि इस सीरीज का सम किसी सीरीज की सम से ज्यादा है, किसी और सीरीज, फॉर एग्जांपल 1+1+1+1 ऐसी कोई सीरीज, और वो सीरीज इससे बड़ा है, भाई जैसे मुझे प्रूव करना है कि मान लो ये सम जो है उसको P बोलते हैं,
हमको प्रूव करना है कि P is approaching to infinity, मुझे ऐसा प्रूव करना है, and I can prove that P is greater than Q. P is greater than Q, ये हम प्रूव कर सकते हैं, as well as Q approaches to infinity. तो एक तरीके से प्रूव हो गया ना कि P also approaches to infinity. इस तरीके से सोचना है. That means you have to form another progression. क्योंकि इस सीरीज का हम सब निकाल ही नहीं सकते, इसका कोई यूज ही नहीं, इसका हम यूज कर ही नहीं सकते, इसका सम निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास. सो वी हैव टू फॉर्म अनदर सीक्वेंस, एक और सीरीज बनानी पड़ेगी, उसकी टर्म्स को या उस सीरीज को कंपेयर करना पड़ेगा. पहले हमको दिखाना पड़ेगा कि इस सीरीज का सम उससे बड़ा है, और एक बार तुमने ये दिखा दिया कि उस सीरीज का सम इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इस सीरीज का सम ऑटोमेटिकली इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा. ठीक है, तो एक बार तुम ट्राई करना, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं. बट फिलहाल करिए, जो तुम्हारे सिलेबस में है वो ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को लिख लो, और अब नेक्स्ट क्लास में किसी से पूछूं कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ था तो बता देना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम भूल जाओ, एक क्लास जो पहले क्लास हुई उसकी दूसरी क्लास में भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, P greater than Q का मतलब क्या है? P greater than Q का मतलब है सम ऑफ दिस सीरीज इज ग्रेटर देन सम ऑफ अनदर सीरीज. अब वो सीरीज कौन सी है हमको पता नहीं है, वो सीरीज वही तो तुम्हें निकालनी है. बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, बताता हूँ, बात तुम खुद एक्सप्लोर करो, कोशिश करो. तो इसका तुमने अगर सुना 1 plus half plus half plus half 1 plus half तो ठीक है. फिर तुमने अगर हाफ कर दिया, नहीं सर, मतलब उसको हम 1 plus 1 by half 1 plus half plus 1 by 4 plus 1 by 8 वैसे ये ठीक है. 1 प्लस अगर तुम ये सीरीज बना रहे हो 1, बट उसमें एस इंफिनिटी कोई इंफिनिटी वाली बिल्कुल सही कर रहे हो. अगर तुम इस सीरीज को Q बोल रहे हो, ओके यस, तो ये बात तो सही है कि P Q से बड़ा है. 1 1 के इक्वल है, 1/2 1/2 के इक्वल है, 1/3 1/4 से बड़ा है, 1/4 1/8 से बड़ा है, तो ये सीरीज से बड़ी. बट प्रॉब्लम ये है कि इस सीरीज का सम, इस सीरीज की इनफाइनाइट टर्म्स का सम डाइवर्ज नहीं करता, ये इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करता. इसका सम कितना होगा भाई, क्या होगा? 1 divided by 1 minus half equals 2. 1 upon, right, 1 upon 1 minus half. सर 2 है इसका सम. इसका सम 2 है. So all you can prove, अब तुम ये कह सकते हो कि P की वैल्यू 2 से बड़ी होगी. वो तो चार टर्म्स हम देख ही रहे थे कि P की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, है ना. बट उससे आराम कुछ नहीं कर सकते. तनिष्क क्या बोल रहा है? So we can say that there are infinite primes. So then LCM will be infinite, and then the numerator will be infinite with also being greater than denominator. नहीं, ऐसा नहीं. तनिष्क तुम जो भी कहना चाह रहे हो, डिनोमिनेटर में जब तुम LCM लोगे सारे प्राइम्स का प्रोडक्ट आएगा, बात सही है. पर न्यूमरेटर में क्या आएगा, और है ना, वो इस तरह तुम सम निकालने की कोशिश मत करो, इससे कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं. मैं बात कर रहा था एक, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पे तो 1-2 दिन निकाले जा सकते हैं, बट इतना टाइम नहीं है कि हम 1-2 दिन निकालें. एक पैराडॉक्स है, तुमने अगर सुना हो ज़ेनोस पैराडॉक्स, सुना क्या? ज़ेनोस पैराडॉक्स नहीं सर. नहीं सर. अच्छा, नहीं सुना. जो इंफिनिटी इसको जो प्रूफ है लाइक 1 minus Rn को अगर मैं 0 भी ले सकता हूँ, लाइक Rn को अगर मैं 10 to 0 तो लिया, 0 तो लिया उसको, R पावर n को है. तुम कौन सा 0, तुम्हारा 0 अलग है क्या? नहीं, 0 तो 0 ही होता है, यूनिवर्सल 0 है. हाँ तो बेटा 0 तो ले, तभी तो ये कौन मैंने सारा आया. क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है सर. अरे ठीक क्या है, पूछो तो सही, समझिए तुम्हारा क्वेश्चन क्या है. मैं पूछ रहा कि Rn को 0 लेके करना है ना, लाइक बस अगर Rn कौन है? R to the power n, उसको हाँ उसको 0. हाँ, फॉर्मूला है हमारा a upon 1 minus r. तो ज़ेनोस पैराडॉक्स कुछ ऐसा था कि ज़ेनो ने क्या कहा, ज़ेनो ने बड़ी स्पेशल टर्म्स यूज की थी, एक्लिस एंड टॉर्टोइस. तो उसने कहा कि एक रेस होती है, मान लो ये पता है टॉर्टोइस का मतलब. यस सर, वो टॉर्टोइस और उसका रेस वो वाला ना. हाँ, आगे कौन है? अब उसने एक्लिस इसलिए लिया होगा, बहुत फिट बंदा होगा भाई, है ना, वॉरियर. और टॉर्टोइस स्लो मूविंग टॉर्टोइस. तो ऑब्वियसली अगर हम रेस कराएंगे तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, है ना. टॉर्टोइस तो ऑब्वियसली हारने वाला है. तो टॉर्टोइस को एक हेड स्टार्ट है. मान लो टॉर्टोइस जो है यहाँ से 100 मीटर ऑलरेडी आगे जा चुका है,
और अब बोला एक्लीज को दौड़ो, एक्लीज जो है वहां से स्टार्ट करता है। अब सो 100 मीटर का हेड स्टार्ट ऑलरेडी है, ठीक है, बट ऑब्वियसली एक्लीज की स्पीड मान लो उसके 10 टाइम्स है या कुछ ऐसा है। तो ज़ीनोस पैराडॉक्स ये है कि ठीक है अभी उसके पास हेड स्टार्ट है, तो वो क्या करेगा, वो मान लो 100 मीटर कवर कर लेता है, 100 मीटर एक्लीज कवर कर लेता है, बट जब तक वो 100 मीटर कवर करेगा, टॉर्टोइज 10 मान लो 10 मीटर कवर कर लेता है। तो अभी एक्लीज जहां पहुंचा, टॉर्टोइज 10 मीटर आगे पहुंच चुका है, तो अभी वो 10 मीटर आगे जाएगा। तो अभी एक्लीज जो है वो 10 मीटर्स आगे बढ़ता है, 10 मीटर्स आगे बढ़ता है। तो वो ठीक है, पॉइंट एक्लीज से यहाँ पहुंच जाता गया, है व्हाट टेंड्स टू 0 वैसा 1 वाला मीटर हो जाएगा। तो अब जो टॉर्टोइज है जो टॉर्टोइज है वो तुम्हारा 1 मीटर मान लो आगे पहुंचा। एंड इन दैट मैनर वी कैन से दैट एक्लीज विल नेवर क्रॉस टॉर्टोइज, बिकॉज भाई यहाँ टॉर्टोइज है ना, एक्लीज यहाँ पहुंचा, थोड़ा आगे बढ़ गया, यहाँ पहुंचा थोड़ा और आगे बढ़ गया, यहाँ पहुंचा थोड़ा और आगे बढ़ गया, क्या हो रहा है, एक्लीज की स्पीड टॉर्टोइज की 10 टाइम्स है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि इस रेस में हेड स्टार्ट जो भी हो जीतेगा तो एक्लीज ही, मतलब मान लो बहुत लंबा बात है, जीतेगा तो वही। लेकिन ज़ीनो ने जिस तरीके से इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया, उसका एक्सप्लेनेशन जो है उस हिसाब से समझ में आ रहा है कि भाई एक्लीज तो टॉर्टोइज को भी क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितनी भी डिस्टेंस इनके बीच में बचती है, उस डिस्टेंस को जिस मोमेंट पे एक्लीज कवर करेगा, टॉर्टोइज थोड़ी डिस्टेंस आगे जा चुका होगा, इस डिस्टेंस को कवर करेगा आगे आ चुका होगा। दैट मींस व्हाट डज दिस मीन? बट फिर इसमें तो टॉर्टोइज जरूरी थोड़ी है कि हर बार सेम स्पीड से ही चले, मतलब चीजें मूव ही नहीं कर रही हैं, इसका मतलब तो ये हो गया, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वो तो पैराडॉक्स। तभी होगा ना जब एक्लीज और टॉर्टोइज का स्पीड सेम होगा। लीन्स और टॉर्टोइज का केस नहीं समझा, लाइक क्या है लीन्स और टॉर्टोइज? सर डिस्टेंस धीरे धीरे 10 to 0 हो जाएगा, बट वो धीमे धीमे जो है, कितना धीमे होगा, मतलब कितनी तेज होगा, क्या होगा? अगर दो लोगों के बीच में एक को हेड स्टार्ट हुई है, गैप, और यहां से एक रेस स्टार्ट होती है, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चंस रिलेटिव मोशन में तुम्हारे एचसीवी में भी, जहां पर ऐसा पुलिस जीप है एंड देयर इज अ थीफ, और पुलिस जीप की स्पीड ज्यादा है, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन दीस टू इज लेट्स से 100 किलोमीटर्स, कुछ ऐसा है, एंड देयर इज अ डॉग और देयर इज अ बर्ड एक्चुअली। तो बर्ड जो है वो, ऐसे क्वेश्चन किए तुमने एचसीवी में? हाँ सर ने एक बार क्लास में कराया था कि वो बीच बीच में आ जाता है बट फिर वो इन्फिनाइट को अप्रोच कर देता है। यस। तो ज़ीनो का पैराडॉक्स जो था वो ऐसा ही है। ज़ीनो का पैराडॉक्स, अब वो बोल रहा है कि एक्लीज और टॉर्टोइज का तो कुछ समझा नहीं, तो भाई मैंने तो अपने हिसाब से बता दिया, अब तुम्हें समझा क्या नहीं? जब पूरी कहानी खत्म हो जाती बोलते हो मेरे को समझा ही नहीं। लाइक वो टॉर्टोइज वाला समझ, लाइक एक्लीज का स्पीड ज्यादा। अच्छा टॉर्टोइज तुमने समझा लेकिन एक्लीज नहीं समझा, ये तुमने सही बात की है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पैराडॉक्स था, इसने इट हैज स्टार्टेड नॉट जस्ट मैथमेटिशियंस, फिजिसिस्ट एज वेल, कि मतलब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और कई सेंचुरीज के बाद जो है इस पैराडॉक्स का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आया। और इस पैराडॉक्स को यहाँ पर बताने का रीजन यही है कि दिस इज समहाउ कनेक्टेड टू आवर थ्योरी ऑफ व्हेन वी लुक एट अ सीरीज हैविंग इनफाइनाइट टर्म्स एंड सम कन्वर्जेस, सम फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, कुछ वैसा ही वहां पे भी हो रहा है। वहां पर भी ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन्ड हम बोल रहे हैं, डिस्टेंस है, लेकिन उस डिस्टेंस को कवर करने का टाइम, इतना कम है। हमें यहां पर क्यों लगता है कि एक्लीज कभी भी टॉर्टोइज को रीच नहीं कर पाएगा? बिकॉज वी ऑलवेज इमेजिन दैट देयर इज अ डिस्टेंस, देयर इज ऑलवेज सम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, हमेशा एक डिस्टेंस बनी रहेगी, बट उस डिस्टेंस को कवर करने का टाइम इतना छोटा है कि अगर वो इनफाइनाइट टर्म्स में ऐड करें तो एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगी। और इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा काम है, जैसे मान लो अपना ओके है, ओके क्लास में है भाई, आवाज नहीं आ रही ओके की? अच्छा ओके नहीं है, चलो कोई भी है, तो मान लो या चलो ठीक है, एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं कि मान लो हम क्लैप करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमें क्लैप करना है। अब मैं क्लैप करूंगा, मान लो मेरे दोनों ये दोनों हाथों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर, ठीक है, एंड
रिलेटिव स्पीड जो है वो ऐसी है कि 1 सेकंड में आई कैन क्लैप। ये चलो ठीक है, एक को हम स्टेशन रखते हैं, एक को मूव कराते हैं, इन 1 सेकंड आई कैन क्लैप। एंड हाउ विल वी नो क्लैप हुआ है? तो ठीक है, इट विल प्रोड्यूस अ साउंड। ठीक है, अच्छी बात है। अब मान लो इस मोशन को मैं जीनो की तरह डिफाइन करूं, कैसे कि ये हाथ इधर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। क्या हुआ? इसने भी आधी डिस्टेंस कवर की, हाफ। अभी इसने हाफ डिस्टेंस कवर किया। अब जो डिस्टेंस बची है उसका हाफ डिस्टेंस कवर किया। अब जो डिस्टेंस बची है उसका हाफ डिस्टेंस कवर किया, उसका हाफ डिस्टेंस कवर किया। मोशन मेरा वही है, मेरा ये हाथ दूसरे हाथ तरफ बढ़ रहा है, इट इज गोइंग टू क्लैप। एंड यू नो, मैंने बता दिया कि वो 1 मीटर की डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर हो जाती है, राइट? इट टेक्स 1 सेकंड टू क्लैप, फाइन। बट अब मोशन को डिफाइन करने का तरीका मैंने चेंज कर दिया। मोशन क्या है? हाफ डिस्टेंस यानी हाफ मीटर, 1/4 मीटर, 1/8 मीटर, 1/16 मीटर्स एंड सो ऑन। अगर तुम इस तरीके से प्रॉब्लम को देखो तो यहां पर भी ये डिस्टेंस कभी खत्म नहीं होने वाली है। व्हाई? बिकॉज हमने एक ऐसा कंस्ट्रेंट डाल रखा है कि इस हाथ से इस हाथ की जो भी डिस्टेंस है उसका हाफ ही चलने वाला है। तो इस चीज को देखो, यहां से मान लो हमको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है और इसके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर, ऑलराइट। बट जाने का जो मेथड है वो हमने ऐसा बनाया, फर्स्ट गो में हाफ, पहले हम हाफ मीटर जाते हैं, सेकेंड 1/4 जाते हैं, चलो 1/4 यहां पर 1/4 जाते हैं, उसके बाद उसका भी हाफ 1/8 जाते हैं। So do you think this process will ever end? This process will never end because हमेशा जो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो बच जाएगी ना यार। We are always covering half the distance, half the remaining distance. तो क्या हमारे ये हाथ, पहला हाथ दूसरे हाथ को भी क्लैप नहीं कर पाएगा? क्लैप तो करेगा। So हमारे सोचने में रॉन्ग तो कुछ नहीं है, बट करेक्शन, रेक्टिफिकेशन कहाँ रिक्वायर्ड है? Though we have an infinite series, the sum of infinite series is not infinity. ऐसा नहीं है that it will take infinite time for this hand to reach this hand. And why this is happening? This example clear sir, देखो ना, मान लो हमारी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड की, तो हाफ मीटर कवर करने में टाइम कितना लगा होगा? हाफ 1/4 मीटर्स कवर करने में टाइम कितना लगा होगा? 1/4। 1/8 मीटर्स कवर करने में टाइम कितना लगा होगा? 1/8 and so on. If you take infinite terms of this series, this is an infinite GP. Tell me. सर बट सम तो फाइनाइट हो जाता है। सम कितना आ रहा है इसका? इसका सम 1 है। चेक कर लो। A upon 1 सर, minus 1/2 by 1/2 आ रहा है। half upon 1 minus half. लेकिन इसका सम अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो फिर अभी इन्फिनिटी इसका सम इनफाइनाइट है, इसका सम फाइनाइट आ रहा है। हाँ सर, वो फाइनाइट आ रहा है ना, इसका सम फाइनाइट आ रहा है, तो फिर अभी कैसे कर, कुछ ना कुछ डिस्टेंस बच ही जाएगा लास्ट में। जिस हिसाब से कि पूरा डिस्टेंस कवर कर लेना चाहिए, लाइक 1/2, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8। वही तो कह रहा हूं कि इस डिस्टेंस को इस तरीके से अगर देखा जाए तो कभी कवर नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम जब कोई चीज फिनिश नहीं हो रही तो हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट टाइम चल रही है, राइट? इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो अगर मैं इसकी इनफाइनाइट टर्म्स भी ले लूं तो भी इसका सम एक फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करता है, विच इज 1। तो इवेंचुअली हमारे इस हाथ को इस हाथ तक पहुंचने के लिए 1 सेकंड का टाइम ही लगेगा। वो 1 सेकंड को हमने इनफाइनाइट फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया है, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। तो इन्फिनिटी का मतलब ही वही है कि वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो चलता जाएगा। मान लो अब तुम कहोगे प्रोसेस क्या एक्चुअली कभी खत्म नहीं होगा? प्रोसेस खत्म तो होगा। अच्छा, फिजिक्स में शायद अभी नहीं लेकिन बाद में तुम पढ़ोगे that two surfaces will never come in contact with each other. दो चीजें दूसरे को भी यस सर, ये केमिस्ट्री में सर ने बताया। अच्छा बता दिया। एक्चुअली में थोड़ी प्रूफ रॉन्ग ही होगा ना, क्योंकि आप इसके हिसाब से 1/2 + 1/4 + 1/8 हिसाब से तो फिर लाइक वो कभी ना कभी तो टच कर ही जाएगा ना, क्योंकि वो सम इन्फिनिटी वो लाइक सम ऑफ। ठीक है वेदांत, इस पर बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया भाई? ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? स्लाइड दिखाना सर। उसका एक्सप्रेशन यही था, फॉर्मूला केवल लिख लो, ठीक है? और ये एग्जांपल पढ़ो, क्या लिखा है इस एग्जांपल में? डिटरमाइन वेदर द सीरीज गिवन बिलो कन्वर्ज और डाइवर्ज। तो देखो उसका सॉल्यूशन नीचे लिखा हुआ है। सीरीज देखो क्या है?
सीरीज है 2 + 4 + 8 + 16, है ना? तो इस सीरीज में क्या हो रहा है, क्या लगता है? डाइवर्ज हो रहा है ये सर सीरीज, डाइवर्ज। इस जीपी का सम फाइनाइट नहीं आएगा। इस जीपी का सम फाइनाइट क्यों नहीं आएगा? बिकॉज कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से मॉड आर बड़ा इज ग्रेटर देन 1। यस। एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को इस बात में? नो सर। नो सर। ठीक है। अच्छा, नीचे सोल्यूशन लिख दिया, चलो ठीक है, अपने आप कर लो उसको एक बार। इस सीरीज को देखो भाई, क्या लगता है ये सीरीज का सम फाइनाइट आना चाहिए? हाँ आएगा सर, आएगा, क्योंकि कॉमन आएगा रेशियो सर। का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा। 1 से छोटा 1 है। से छोटा है। क्या है इसका कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो है -1/4। -1/4। तो -1/4 का मैग्नीट्यूड 1/4 है, विच इज लेस देन 1। तो सम देखो कितना आ रहा है इसका, देख रहे हो, 1/1 1/1 + 1/4। यानी कि 4/5। ठीक है, इसको देख लो, देख रहे हो, जीपी है ना, और इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम डाइवर्ज करेगा, बिकॉज कॉमन रेशियो 1 से सर अगर ये यस। सर अगर मान लो यही अगर इसका उल्टा होता है, लाइक अगर रेसिप्रोकल कर दो, लाइक अगर जो लास्ट टर्म वो फर्स्ट टर्म होता है, इसका जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट में डाल दो, तब तो सर इस प्रभु लास्ट टर्म क्या होगी इसके बताएंगे आप? बहुत ही छोटी होगी वो अच्छा अच्छा, बहुत छोटी होगी, ओके। इनफाइनाइट जो टर्म होगी बहुत ही Very nice. और जो इनफाइनाइट टर्म होगा उसको अगर लाइक अरे वेदांत यार, थोड़ा सोच के दिमाग में जोर डाल के फिर मुंह पे जोर डाला करो। ये इंक्रीज हो रहा है ना, तो बड़ी गधे, होगी तो। पिछले वाले का मैं कॉमन पूछ रेशियो रहा हूँ, 3/2 पिछले है, वाले तो का लास्ट टर्म 0 हो जाएगी। नहीं, पिछले वाले का मैं कह रहा हूँ, पिछले वाले सम का। छोड़ो, आगे बढ़ो। ये लो भाई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करो भाई। A geometric series has first term a and the common ratio 1/√2. Show that sum to infinity is a into 2 + √2. Try करो उसको। सर हो गया सर। हो गया हो गया भाई? हाँ सर। सर इसमें रैशनलाइज करना पड़ता है ना, a√2/√2 - 1 आता है, तो √2 + 1 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ओके, प्राप्ति तुम्हारा हुआ? अरण्या, श्रिया, कल्याणी? हाँ सर। यस सर। डन। ओके, तो जो हमने फॉर्मूला यूज किया होगा वो होगा a/1 - r, राइट? ये वाला फॉर्मूला। तो इससे तुम्हें मिला होगा a√2 / √2 - 1। बट देन टू गेट द राइट आंसर, ये जो लिखा हुआ है वो लाने के लिए √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? क्यों? रैशनलाइज करना पड़ेगा ना इसको। यस सर। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। A geometric series has first term a and common ratio r. S is the sum to infinity. T is the sum to infinity of the even number terms, जैसे कि second term, fourth term, sixth term. Given that S is 4 times the value of t, find the value of common ratio. फिर सुन लो भाई, S is the sum to infinite terms. T is the sum again of infinite terms, but this time we are taking only even number terms. T2, T4, T6, U2, U4, U6. Then, if S is 4 times T, find the value of R.
सर 1/3. हाँ सर 1/3 यार. अभी आवाज आ रही है? हाँ सर आ गया Yes, 1/3. sir. अभी आ रही है. तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स तो a अपॉन 1 माइनस r होता ही है, तो s की वैल्यू तो a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है. लेकिन जो दूसरी सीरीज है जहां पे हम इवन नंबर टर्म्स ले रहे हैं, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 2/3 r. फर्स्ट टर्म क्या है उसमें? ar है ना. हाँ What is सर the वहाँ first? कॉमन रेशियो r² हो जाएगा और फर्स्ट टर्म ar हो जाएगा. First term is AR and common ratio is not R. Common ratio is also R square. Common ratio R square हो जाएगा भाई, है ना? तो common ratio R square लेना पड़ेगा. तो सम का फॉर्मूला क्या आएगा? देखो क्या लिखा हुआ है, T equals to आया AR अपॉन 1 माइनस R square. हाँ सर 1/3. जिन लोगों ने मिस्टेक की है उन लोगों ने AR अपॉन 1 माइनस R लिख दिया है, उसकी वजह से उनका आंसर रॉन्ग आ रहा है. ठीक है ना? श्रेयम करेक्ट, अयन करेक्ट. 1/3 आ रहा है. इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर 1/3 आएगा. सही है, आंसर 1/3 आएगा. हाँ सर आ गए. बताओ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, केवल तुम्हें वो फॉर्मूला यूज करना था. आया क्या? समझ में आया? हेलो. यस सर. हाँ ठीक है. और कुछ और क्वेश्चन रखते हैं. हाँ, सपोज मुझे इस सीरीज का सम निकालना है, n टर्म्स. बताओ इस सीरीज का सम कैसे निकालोगे? क्या ये जीपी है? जीपी नहीं है सर. जीपी नहीं है. क्यों जीपी नहीं भाई? सर पहले हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, बट फिर हमने उसके बाद कुछ और मल्टीप्लाई किया, इसलिए. सही बात है. बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड कॉमन रेशियो. 77/7 is 11, but 777/77 is not 11. So this is not a GP. But we want to find the sum of n terms of the series. How will you solve it? Tell me. Solve कैसे करोगे उसको? सर इसको 7 सर ये एनसीईआरटी में किया था. 7 को कॉमन ले लेंगे, फिर 1 + 11 प्लस अंदर आ जाता है. 7 कॉमन लेने पर भी ऐसा नहीं है कि जीपी बन जाएंगे. जिन लोगों ने एनसीईआरटी में इसको ना किया, 100 जिन लोगों ने + 1 एनसीईआरटी में इसको ना किया हो, इससे उनको बता दो कि ऐसा नहीं है कि इससे मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना फिर पड़ेगा. 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर. मल्टीप्लाई डिवाइड. गुड. So it's always better to attend multiple lectures. देखो फायदा ये होता है कि अब इन लोगों ने पढ़ लिया है यार, वो आंसर दे पा रहे हैं. इसलिए सीबीएसई अपने कॉलेज लेक्चर्स भी अटेंड किया करोगे. 9 से मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या है? क्यों 9 से मल्टीप्लाई करना है बताओ? सर फिर हम इसे 10 - 1 100 - 1 ऐसे लिख सकते हैं. हो जाता है. फिर -1 क्योंकि को बाहर यहाँ ले पर एक सकते हैं. ट्रिक हमको यहाँ पे रियलाइज होगी कि ठीक है, अभी तक हमने जो भी किया है उससे जीपी तो नहीं मिली, बट नेक्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में देखो हमें जीपी मिल सकती है. कैसे? 9 को हम अगर लिख दें 10 - 1, 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1 विच इज 10 स्क्वायर -1. 999 को हम लिख सकते हैं 10 क्यूब -1 एंड सो ऑन. स्टिल नॉट अ जीपी, बट -1 को बाहर ले. if we collect first term of each part, केवल फर्स्ट टर्म, तो जीपी बनेगी नहीं बनेगी बताओ?
ये जीपी बनी ना, बनेगी सर, माइनस n कर देंगे 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब एंड सो ऑन। एक सीरीज ये आ गई और दूसरी सीरीज क्या होगी, -1 -1 -1 हाउ मेनी टाइम्स, 10 10 times. टाइम्स। और इस सीरीज का सम तुम निकाल ही सकते हो बिकॉज ये तुम्हारे पास एक जीपी है, जीपी विद फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, 10। सो 10 फॉर्मूला क्या था हमारा, मल्टीप्लाई बाय r minus r power n. डिवाइड बाय 9। 10 to the power n minus 1 divided by 9। Yes. तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि जीपी होगी नहीं, बट एक ऐसी सीरीज होगी जो जीपी में कन्वर्ट हो सकती है। दिस इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स। हाँ सर, हम उसे डायरेक्टली a by 1 minus r से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है। तो कहाँ है इनफाइनाइट सीरीज, मॉडल इनफाइनाइट सीरीज कैसे हो सकती है, तो खुद बता। 777 777 में अगर हम इनफाइनाइट टर्म से लें तो पूछने की जरूरत है कि उसका सम क्या आएगा, उसका सम आएगा इनफाइनाइट। नहीं तो वो एंड टर्म से आपका लैग कर गया, मेरा लैग हो रहा है। हाँ सर बीच में आपकी आवाज चली गई, हैंग हो गया, चली गई, अभी आ गया, अभी आ रही है ना, अभी परफेक्ट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछा गया होता तो वो क्वेश्चन ही बेकार था, उसका तो आंसर इनफाइनाइट आना ही है, साफ दिख रहा है ना, एन टर्म्स का सम। नोट करो नोट करो उसको। फिर से देख लो भाई, एन टर्म्स मैं जो सम पूछ रहा हूं वो एन टर्म्स का है। एन टर्म्स का सम क्या, सम ऑफ एन टर्म्स। इज दिस अ जीपी, ये जीपी है क्या? नहीं सर, नीचे वाला है बट ऊपर वाला नहीं। नीचे वाला है ऊपर वाला नहीं मतलब डिनोमिनेटर्स में है, न्यूमरेटर में नहीं है। ठीक है, इसको भी चलेगा। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको, एन टर्म्स का सम? चैट सर वो सेकंड में 9 है कि क्या है, 3 है क्या 9 है, 3/4 या फिर 9/4? 3/4 7/8, ये किससे कम है, 15/16। नेक्स्ट टर्म चाहिए 31/32। सर इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 - 1/2 प्लस 1 - 1/4। 1 - 1/2, 1 - 1/4, 1 - 1/8 एंड सो ऑन। हाँ ये देख सकते हैं ना, ऐसा सेम एग्जांपल्स हैं। ठीक है, थोड़ी देर लगेगी रियलाइज करने में, हो सकता है स्ट्राइक ना कर रहा हूं, लेकिन ये बात समझो कि ऐसे क्वेश्चंस में जीपी निकालनी पड़ेगी और जीपी निकलेगी। देखो ना, हाफ, 1/4, 1/8, दिस इज अ जीपी। क्या आएगा आंसर? पहले हम 1 + 1 + 1 करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, n times। n हो गया, माइनस अब जो सीरीज बची है हमारे पास 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में मैंने इनफाइनाइट टर्म्स नहीं पूछा है। इफ यू हैव रियलाइज्ड बाय नाउ कि अगर मैंने यहां भी इनफाइनाइट टर्म्स पूछी होती तो आंसर इसका इन्फिनिटी आता है। देखो ना, n इन्फिनिटी होता है ना। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस में हमने n टर्म्स का ही सम निकाला है। रिमेंबर, n टर्म्स का सम निकाला है, राइट। इस सीरीज का सम क्या होगा, n टर्म्स का सम क्या होगा, फॉर्मूला क्या है हमारे सर पास? 1 - 1/2 raised to n। a तो भूल गए शायद, a is half into 1 - r power n डिवाइड बाय हाफ, डिवाइडेड बाय, अच्छा तुम पूरा सॉल्व करके बता रहे थे। सर वो कैंसिल हो जाता है ना हाफ, हाँ कैंसिल, करेक्ट करेक्ट, ठीक। तो ये रहा हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। देखो ना, हाफ कैंसिल, 1 - हाफ से वो भी हाफ होता है। सो व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज n - 1 प्लस 1/2 पावर n। 2 power n। ये रहा आंसर। समझ में आया?
तो अब हमें पता है कि हमें ये पता है कि जीपी के जनरल टर्म कैसे निकालनी है। हमको पता है कि जीपी की एन टर्म्स का सम कैसे निकालना है, तो लास्ट लेक्चर में देख ही चुके थे। और अब हम जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी निकाल सकते हैं, राइट? ओके, इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज को नोट करो, सॉल्यूशन नोट करो, ठीक से सॉल्यूशन नोट करो। अगर किसी को सॉल्यूशन में डाउट हो तो उसको क्लियर कर दो, ठीक है? सॉल्यूशन में अगर किसी को डाउट हो तो उसे क्लियर कर देना। दोनों ही एग्जांपल्स में हमने ऐसी सीरीज देखी है जो इनिशियली जीपी नहीं थी, लेकिन उसको हमने ट्रिक से जीपी में कन्वर्ट किया है। और वो ट्रिक क्या है? हर एक टर्म को इस तरह स्प्लिट करना कि एक पार्ट जीपी में आ गया, दूसरा पार्ट ऐसा था कि उसका सम निकाल सकते हैं। दोनों ही केस में खैर वो 1 1 था तो एन आ गया उसका आंसर, है ना? बताओ भाई, एनी डाउट्स? कोई डाउट है किसी को? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। ऊपर में जो न्यूमरेटर अगर सर नहीं है, ऑब्जर्व करें तो 1 + 1/2 1 3/4 + 7/8, तो ऊपर में जो टर्म्स लाइक ऊपर वाली लाइक उसका जो लाइक वो जीपी में होगा ना, उसका जो डिफरेंस है आई थिंक वो जीपी में है ना, लाइक न्यूमरेटर जीपी में है और नीचे वाला जो टर्म है वो जीपी में। तो ऐसा कुछ ये जो इंफॉर्मेशन से हम दूसरा मेथड से कुछ कर सकते हैं क्या, और कुछ दूसरा मैनिपुलेशन कर सकते हैं? दूसरा तरीका है इसका, और वो जीपी के सम को निकालने का जो अप्रोच था वही है। अच्छा, और जो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, शिफ्ट करो और सबट्रैक्ट करो, तो उससे हो जाएगा। बट वो बाद में आएगा, जब एजीपी और सब पढ़ेंगे तब करते हैं इसको, ठीक है? ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये 3 एग्जांपल्स हैं और उसी पर बेस्ड है जो हमने पढ़ा है जनरल टर्म या सम ऑफ जीपी। ये तीनों क्वेश्चंस अभी मैं स्लाइड शेयर करूंगा, ये तीनों क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है? ये तीनों हाँ क्वेश्चंस सर, आप स्लाइड शेयर कर देना। हाँ, स्लाइड में शेयर कर दूंगा। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी पढ़ी थी, ये वैसे ही प्रॉपर्टीज। सर ये b² = AC वाला एक प्रॉपर्टी का सम था वो होमवर्क में। हाँ, तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी प्रॉपर्टीज। एटलीस्ट हम इसको तो फिनिश कर लें, प्रॉपर्टीज तो होना चाहिए आज। हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। और पहली प्रॉपर्टी देखो, स्क्रीन पे जो लिखी है उसको पढ़ो। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी, उसको देखो क्या लिखा हुआ है। वैसे अगर तुम याद करो, एपी की हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी थी, याद है? What was the first property in a plus c/2 is equals a plus c/2 equals to b. a plus c/2 is equals to b. a plus c equals to ऑर्डर में चलूं तो पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी कि एपी का कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या कॉमन रेशियो कुछ भी हो सकता है? नॉन जीरो हमने लिखा था डेफिनेशन में। कॉमन रेशियो को हम नॉन जीरो रखते हैं। उसका रीजन ये है कि हम जब कॉमन रेशियो को डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं इट इज रेशियो ऑफ 2 टर्म्स, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। अगर हम कॉमन रेशियो को 0 कर देंगे, सारी टर्म 0 हो जाएंगी, तो ये डेफिनेशन फेल हो जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, r = 0 करने पर कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होता, किसी फॉर्मूले में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आती है, चाहे वो सम का फॉर्मूला हो, चाहे वो जनरल टर्म का फॉर्मूला हो। r = 0 करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी as such, ठीक है? लेकिन बाय डेफिनेशन कॉमन रेशियो को 0 नहीं रखा जाता है, ठीक है? एनीवेज, दूसरी प्रॉपर्टी हमने एपी में क्या पढ़ी थी? दैट सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड, सम ऑफ द टर्म्स रिमेन कांस्टेंट। याद है? जीपी में क्या होगा? जीपी की प्रॉपर्टी से क्या समझ में आता है? प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस विल बी कांस्टेंट। लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने स्क्रीन पे इसलिए मैंने उस पे नोट्स में लिखा भी नहीं, बिकॉज़ इस प्रॉपर्टी का कोई फायदा नहीं होगा। बट इस चीज को राइट दिस इन नोटबुक। डिपेंड्स ऑन यू, अगर तुम लिखना चाहो लिख सकते हो। सर आपने हेडिंग डालने बोला। नहीं, हेडिंग डालना है और लिखना भी है, मतलब ये मैं कह रहा हूँ जो मैं अभी मैं जो डिक्टेट कर रहा हूँ वो प्रॉपर्टीज तुम चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये n+1 टर्म्स की जीपी, जो तुम n टर्म्स देखते हो तो n टर्म्स लिखते हैं, मान लो n-2 दिस,
इसको n-2 कर लेते हैं। तो जो हमने एपी में ऑब्जर्व किया था जीपी में एग्जैक्टली वैसा नहीं है। इफ यू टेक सम ऑफ दीज टर्म्स इट विल नॉट रिमेन सेम, बट इफ यू टेक प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, first and a square last, r power n minus 1. second and second last, third and third last, then this product will remain constant. How useful is this? I don't know if, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम ये नहीं आता है तुम क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, इसके बिना भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट ठीक है, नॉलेज में ऐसा होना चाहिए, वो पता है ऑलरेडी, अच्छी बात है। तो जो सेकेंड प्रॉपर्टी है एपी की, उसके करस्पॉन्डिंग जीपी की प्रॉपर्टी ऐसी है, और थर्ड प्रॉपर्टी एपी में, मैं एपी के साथ इसलिए बता रहा हूं तुमको कि तुम्हारा रिवाइज हो जाए। एपी की थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? दैट इफ ए बी सी आर 3 consecutive terms in AP, then a plus c by 2 is b. That's what you were saying, right? अब मान लो ABC are 3 consecutive terms in GP. ये AP नहीं है, GP। अब क्या होगा? अगर ये GP है ना, b square equals a। यस, अगर ये GP है तो ऑब्वियसली इसका कॉमन रेशियो फिक्स होना चाहिए। दैट मींस सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, एंड दिस विल गिव यू व्हाट? दिस विल गिव यू b square equals to ac। है कि नहीं? b square equals to ac। now this is the relation between 3 consecutive terms of a GP, and this point is obviously very important। को ध्यान रखना होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टाइम पर टर्म्स अगर एपी में है तो जो मिडिल टर्म है वो एवरेज थी। जब ये जीपी की बात आएगी तो मिडिल टर्म का स्क्वायर एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के इक्वल। नोट करो उसको, इस प्रॉपर्टी को नोट करो। अब ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट करना ही करना है ना? यस सर। सर आप वो स्लाइड दिखा सकते हो? स्लाइड में यही लिखा हुआ है यार। सर अभी स्लाइड्स भेजोगे ना? स्लाइड भेज दो, स्लाइड दिखा दो भी, प्रेस 3। फर्स्ट लाइन देखो, इफ ABC are in GP then B square equals to AC। in a GP product of two terms which are equidistant from the first and last term is constant। ये दोनों पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, राइट? ठीक है। कोई डाउट? हेलो, हाँ सर समझ आ रही है? नहीं सर। आगे बढ़े? यस सर। ओके, यस सर। और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, रहने दे रहा हूँ। Press 3। Suppose I have, press 3। नहीं, स्लाइड आगे, स्लाइड। हाँ, Suppose I have a right angle triangle, ठीक है? ये मान लो हमारा right angle triangle है ABC, and sides, the length of sides form a GP, then find smallest angle of this triangle. Find the smallest angle. So we have a right angle triangle, और इस right angle triangle में तीनों sides एक GP फॉर्म करती हैं। Now in which order you have to decide कि किस order में वो GP फॉर्म करेंगी, but अगर इस information की help ली जाए तो we must be able to find angles of the triangle। Obviously एक angle तो पता ही है 90 degrees है। What about rest of the angles? Can you find them? Sir, r cubed minus r square। ये क्या चीज है? Length of side। Length of side r cube minus r square। हाँ, सबसे छोटी। मैं बोलता हूँ x है लेंथ। क्या बोलना क्या चाहते हो?
तुम्हारा आंसर एक वेरिएबल है। कोई बोल देगा y है, कोई बोल देगा कुतुब मीनार है। क्या क्या बोलना चाहते हो? सर मैंने R पाइथन cube minus R लगाया square. उससे मेरे When I को ask you go find the smallest angle, I want a numerical value. I want an answer. What is R? कुछ भी बोलता है। हाँ, क्या कह रहे हो? a square plus c square equals to ac. A square plus C square equals to AC. Okay, okay. अगर मुझे ये दिया गया है कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स जीपी में, तो उन साइड्स को मुझे क्या मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ? बताओ। उन साइड्स को मैं क्या a by r a और ar। लिसन, ये a by r वाली बात मैं डिस्कस करता हूँ, ये चलो अभी कर लेते हैं। You said the three sides can be assumed as a by r, ar, and this is not wrong. इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तुम्हारी बुक में लिखा भी होगा, तुम अज्यूम करोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अज्यूम क्यों करना है? इससे फायदा क्या मिल रहा है? What is the advantage? Do you think questions में इसको मल्टीप्लाई हर बार मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इंस्टेड टर्म्स ली होती a ar और ar स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना क्या बहुत मुश्किल था? नहीं ना। a क्यूब r क्यूब यहां भी आया था, ar की वैल्यू मिल जाती, मिडिल टर्म की वैल्यू। तो जो फायदा तुम्हें एपी में हुआ था वो फायदा तुम्हें जीपी में नहीं होगा। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। Listen to me carefully. I'm not saying it is wrong. I'm not saying do not use it. गलत है, ऐसा नहीं है। But this time it is not required. Simply. Why do we use such things? To simplify our calculations. But if instead we use this ar square, calculation में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। Instead, सोचो हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, हमें यहाँ पे LCM लेना पड़ता है, r ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ देखो ऐड करना कितना आसान है, स्क्वायर करके ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे मुश्किल होगी कैलकुलेशन में, यहाँ नहीं होगी। इनफैक्ट अगर तुम्हें 4 टर्म्स, अच्छा मान लो तुम्हें 4 टर्म्स अज्यूम करनी होती, ये तो 3 टर्म्स है, अगर तुम्हें 4 टर्म्स अज्यूम करनी होती तुम क्या अज्यूम करते? इफ यू हैव टू अज्यूम 4 टर्म्स अकॉर्डिंग टू यू, जो तुम्हारा मेथड है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? आई थिंक इट शुड बी a by r cube, a by r, ar and ar cube, right? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अगर तुम्हें जीपी की 4 टर्म्स अज्यूम करनी है, तुम्हें एपी की याद है? तुमने क्या अज्यूम की थी? a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. तो similarly in GP it will be a by r cube, a by r, ar and ar cube. ये कन्वीनियंट ऑप्शन है या ये a ar, ar square, ar cube? Which one do you think is better? Obviously this one is better यार। ये क्या है? इसको हम अगर ऐड करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखो कॉमन रेशियो क्या है? यहाँ पे कॉमन रेशियो r नहीं है, r स्क्वायर। तो अगर कहीं कॉमन रेशियो नेगेटिव होगा, r स्क्वायर नेगेटिव होगा, r इमेजिनरी आ जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। सो दैट इज व्हाई इन केस ऑफ एपी दैट इज फाइन, a minus 3d, a minus d करोगे कोई दिक्कत नहीं। बट जीपी वाले केस में जीपी को हमेशा ऐसा ही अज्यूम करो। इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज द जेनरिक जीपी एज दिस a ar ar स्क्वायर, जितनी भी टर्म्स अज्यूम करनी करो, ठीक? आई थिंक यू आर कन्विंस्ड। सर हमें स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है ना, एक राइट एंगल। नहीं, मैं तुम्हें कुछ और बता रहा था आदमी, वहां क्वेश्चन जवाब में आता है। हाँ सर, ये बात समझ में आई? ठीक है। कि हमको a by r, a और ar अज्यूम करने की जरूरत नहीं। अब हाँ, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है, सही बात है। तो मुझे बताओ कि तुम्हें अगर ये तीनों साइड्स अज्यूम करनी है, तुम क्या अज्यूम करोगे? ये बताओ मुझे। सर ar square। तो कौन सी साइड तुम a अज्यूम करना चाहते हो? इज इट द स्मॉलेस्ट साइड? अरे यार, डायग्राम देख के नहीं बोलते हैं। मैं जो पूछूंगा उसका आंसर जेनरिक होता है। मैं पूछूंगा तुम सर AB को is it the smallest side, is it the largest side, is it the middle side, which side? सर AB BC and AC के ऑर्डर में आप अज्यूम कर सकते। Now if you say that I'm assuming A as the smallest side and AR as a bigger side and AR square कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1, तो तुम्हारे assumption में ये चीज आ गई कि R की वैल्यू
1 से बड़ी है। देखो ना, अगर तुम ये कहते हो कि a smallest side, no doubt hypotenuse will be the largest side. Now if you're saying that AR is greater than A, that means what? R is greater than 1, right? ये बात ध्यान रखना। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? हाँ सर। आ रही है ना? हाँ सर। रूट 1 प्लस रूट 5/2 आर की वैल्यू। कौन सा एंगल हमको निकालना है? हमको स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है, रिमेंबर। सो स्मॉलेस्ट एंगल विल बी ऑलवेज ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड, ये तुमको पता ही है। इफ वी समहाउ, मान लो इस एंगल को, मैंने इस एंगल को बोला थीटा, हाँ, एंड in this diagram if I take, let's say, tan theta, what will be the value of tan theta? Look at this right angle triangle, tell me what is the value of tan theta? 1 by r। तो अगर हम किसी भी तरीके से कॉमन रेशियो फाइंड कर लेंगे तो हमको ये एंगल मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई, राइट? कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाए, क्वेश्चन ये है। तो क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल, केवल इतना नहीं है कि जीपी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी तो है, तो यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई किया जा सकती है। तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या आना चाहिए? मैंने पाइथागोरस लगाया, उससे ये आ रहा है r⁴ माइनस r² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिर r² को हम t मान लेंगे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगी, फिर उसे सॉल्व। करेक्ट। सो यू मस्ट बी गेटिंग दिस बाय क्वाड्रेटिक। 1 + r² इक्वल्स टू r⁴। आर यू गेटिंग दिस? बताओ, आ रहा है? आ रहा होगा। और अगर हम यहाँ पर r² को x अज्यूम कर लें, we will get a quadratic। क्या हो गया quadratic? x² माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x² माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 की रूट्स निकालो भाई, बताओ रूट्स क्या है? 1 प्लस माइनस रूट 5/2। क्या बोल रहा? 1 and 2? फिर पागल हो गए, है ना सर? 1 प्लस माइनस। सदगुण पागल हो गया ना? क्या खा लिया तूने? बीच बीच में पागल हो जाता है। 1 माइनस रूट 5/2 को डिस्कार्ड। ये देखो, ओम कुमार का मैसेज आया, सर देयर इज एन इशू, आई एम रिकनेक्टिंग कंटिन्यूअसली। अरे बेवकूफ, तुझसे 1 घंटे पहले पूछा था, तब से तू रिकनेक्ट ही हो रहा है। नेटफ्लिक्स पे वो देखता रहता है मूवी, क्लास में पढ़ता ही नहीं, गधा। ओके, देखो बुलाता हूँ मेरे सेंटर में। ये बताओ भाई, x क्या चीज है? x है r² ना सर। r हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्सेप्टेबल होगी 1 प्लस रूट 5/2। यस, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। एंड नॉट जस्ट नेगेटिव, और सुनो, नेगेटिव छोड़ो, हमने ये भी तो अज्यूम किया था कि r की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो वो भी चेक करना पड़ेगा। Are we getting a value which is greater than 1? Are you sure? देखो उसको। Yes, रूट 5 approximately कितना हो गया? 2.36 प्लस 2.3 मान लो, चलो 2.3 + 1 is 3.3/2, डेफिनेटली 1 से बड़ा है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r is रूट ऑफ रूट 5 + 1/2। रूट 5 + 1/2। तो ये आ गई तुम्हारी r की वैल्यू। और अब इस r की वैल्यू को यहाँ पे डाल देना, चाहो तो रैशनलाइज tan इनवर्स ऑफ 1/r हो जाए। tan इनवर्स ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r 1/r, जो भी आता है वो तुम्हारा आंसर हो गया। सर ये जो आपने ये चीज़ बताई a/r, a और ar नहीं लेना, लेकिन अगर मान लो कोई प्रोडक्ट दिया हुआ है मुझे, जीपी में प्रोडक्ट दिया हुआ है, लाइक a/r 3 टर्म्स का मुझे प्रोडक्ट दिया, तब तो ये मेथड यूजफुल होगा ना, a/r, a और ar। क्यों इसको मल्टीप्लाई करने में क्या हमारे पसीने छूट जाएंगे? क्या हमारा खाना बंद हो जाएगा? क्या मतलब परेशान हो जाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं होगा सर। तो फिर इसको कर ले मल्टीप्लाई, काहे को? क्यों देखो, आम क्वेश्चन तब करनी चाहिए जब सीधे तरीके से काम ना हो। टेढ़ी उंगली से तब घी निकलता है, जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है। तो सीधी उंगली से घी निकल गया तो घी खाओ, काम खत्म करो, है? टेढ़ी क्यों करते हो? ठीक है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हुए तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। मैंने कहा ना कि हर बार मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, हो सकता है कभी तुम्हें ऐड करना पड़े। ऐड करने में तो दिक्कत होगी ना, ऐड करने में तो दिक्कत होगी। स्क्वायर करके ऐड करना होगा तभी तो दिक्कत होगी। मल्टीप्लाई, और अगर चार टर्म्स हो गए तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो क्यों ना सादा जीवन उच्च विचार, 4 टर्म्स ऐसे जो। हाँ
लेकिन मल्टीप्लाई करने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन नहीं आर नहीं कैसे? मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई अगर उसने मल्टीप्लाई करने को कहा तो आप इसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है। चलो ओके, चलिए ये सब नोट कर लिया भाई, इसका आंसर ये पूरा समझ में आया प्रोसेस? tan इनवर्स ऑफ 1/r हो जाएगा ना उसका? हाँ tan इनवर्स 1/r, r की वैल्यू डाल दो वहां पर, चाहो तो उसको रैशनलाइज कर लेना। हाँ सर, हो गया। तो इसका मतलब ये देखो, फिर से मैं लिखवा नहीं रहा, प्रॉपर्टीज में लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको अज्यूम करनी है टर्म्स तो आप ऐसे अज्यूम कर लो। जो लोग लिखना चाहें नोट्स में ये लिख सकते हैं that if we have to assume terms in GP we can assume them as a ar ar square ar cube, this is our preferred method, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस 3 सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ो, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ो। आई डोंट नो तुम्हारे हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली काम में आ जाए, बट सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ बताओ मुझे। सेकंड प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है इसमें लिखा हुआ है कि अगर कुछ टर्म्स जीपी में है, पॉजिटिव हैं, तो उनका लॉग लेने पर एक एपी बन जाएगी। क्या ये बात सही है? यस। कैसे 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 बताओ कैसे? सर क्योंकि हम लोग बेसिकली सर जैसे अगर a1 है तो a1 में r मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब वैसे ही आएगा। a1 है, प्रेस 3, ये देखो ar square so on to ar power n minus 1, ये एक जीपी। व्हाट इफ यू टेक लॉग ऑफ ईच टर्म? लॉग लेके देखो, फर्स्ट टर्म क्या बनेगी? लॉग ए। सेकंड टर्म क्या बनेगी? टेल मी व्हाट इज लॉग? सर हो गया प्रूफ। सर प्रूफ हो गया सर। log r जो है इसका कॉमन डिफरेंस। सर जो अरिथमेटिक जो आएगा उसका फर्स्ट टर्म log a आएगा और कॉमन डिफरेंस log r आएगा। If you take log of each term, you will get something like this. And now you look at these terms, you will realize that this is an arithmetic progression with first term as log a and common difference as log r. देखो log r ऐड होता जा रहा है, तो हम सभी को log की प्रॉपर्टीज पता है। हम सबको समझ में आ रहा होगा या किसी को डाउट आ रहा है इसमें? बताओ। सर समझ आ रहा है, बुकलेट में है ऐसा क्वेश्चन। सर मतलब अगर लॉग लगा दिया जाए उसमें तो वो जीपी की जो टर्म है मतलब वो एपी में कन्वर्ट हो जाएगी अगर मैं लॉग लगा दूं तो। जीपी की टर्म तो जीपी की जनरल टर्म में भी लगा देंगे तो जनरल टर्म ऐसे एपी की टर्म का प्लस log r into n टर्म जैसा फॉर्मूला बन जाएगा। सही बात। प्रेस 3। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये जो है नोट्स में भेजूंगा, लेकिन इसको लिख लो, ये तुम्हारे काम में आ सकती है। अपने नोट्स में इसको लिखते हो। इसकी सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है? इफ a1 a2 a3 and b1 b2 b3 दो अलग अलग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो भी हमको जीपी मिलेगी। ऐसा है क्या? दो अलग अलग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की टर्म्स को जैसे प्लस 3 जैसे मान लो मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो जीपी में फर्स्ट सम हो जाएगी a1। ये एक हमारे पास जीपी है और दूसरी पे रहते हैं मान लो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 into 3 6 18 and 54 अलग अलग कॉमन रेशियो अलग अलग फर्स्ट। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास एक नई जीपी आ जाएगी? और देखते हैं। 2 into 1 12 18 into 4 and so on डेफिनेटली आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे कंटिन्यूअसली 3 मल्टीप्लाई हो रहा था। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करस्पॉन्डिंग टर्म्स को तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली अब सर मतलब अपनी पहली नई टर्म हो जाएगी a1 b1 और दोनों का जो कॉमन रेशियो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास दो दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस हैं और उसकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया या फिर डिवाइड कर दिया, यू विल गेट अनदर जीपी। प्रेस नेक्स्ट। ये प्रॉपर्टी तुमने एपी में पढ़ी थी, याद है? कि अगर तुमने एपी की किसी टर्म को कोई कांस्टेंट तुमने किसी एपी में सभी टर्म्स में ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो तुमको रिजल्टिंग भी एपी होता है, थी, राइट? ये हमने पढ़ा था। क्या जीपी में ऐसा होगा? क्या जीपी में अगर हम कुछ ऐड करें तो क्या सर ऐड सब्ट्रैक्ट में वायलेट हो जाएगा, पर इसमें होगा मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर। ऐड सब्ट्रैक्ट
वाले केस में अगर स्पेशल जैसे मान लो 0 ऐड कर रहे हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मोस्टली ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर जीपी नहीं रहेगी। और उसको देखते हैं एग्जांपल लेकर, प्रेस 3। मान लो यहाँ लिखा है ए आर स्क्वायर, और मैंने इसमें मान लो सभी टर्म्स में मान लो मैंने बी ऐड कर दिया, बी। तो बी ऐड करने के बाद जो नई सीरीज आएगी वो क्या होगी, ए प्लस बी, ए आर प्लस बी, ए आर स्क्वायर प्लस बी। डू यू थिंक दिस इज जीपी? क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? जीपी और एपी दोनों होगा ना ये? अरे वाह, ये जीपी भी है और एपी भी है। सर जीपी तो नहीं है, मतलब जीपी तो एपी तो बोल सकता हूँ ना सर। वैसे तो एक ही 1 1 1 1 R0 है तो एक एपी कैसे है महाराज? एपी कैसे? R0 हो गया तो तब तो एपी नहीं होगा। अच्छा R0 हो गया, हाँ ये तो बात सही। ये क्या assumptions है? R0 हो गया, अभी बोला था कि R0 नहीं हो सकता, R0 हो गया। ये ना ही एपी है। देखो ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर जीपी है। बट व्हाट इफ यू आर मल्टीप्लाई? सोचो इसी बी से तुम मल्टीप्लाई कर रहे होते, अगर तुम इस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सीरीज क्या बनती पता है? ए बी, ए आर बी, ए आर स्क्वायर बी। क्या ये जीपी है? हाँ यस सर, ये जीपी है। हमने बेसिकली जो फर्स्ट टर्म है उसको ए की जगह ई भी कर। हाँ, अगर मैंने इसको पावर में रेज कर दिया होता, जैसे ए पावर बी, ए आर पावर बी, ए आर स्क्वायर पावर बी, क्या अब ये जीपी रहेगी? नहीं रहेगी। ये जीपी है भाई। हाँ सर जीपी, ये जीपी है प्रभु। आप लोगों को ये भी दिख रहा है कि ये जीपी है कि नहीं है? जीपी है सर। दिखाऊं? ए पावर बी, ए आर पावर बी का मतलब क्या हुआ? ए पावर बी इंटू आर पावर बी। ए आर स्क्वायर पावर बी का मतलब क्या हुआ? ए पावर बी इंटू आर पावर 2b। अच्छा सर हम सेकंड बाय फर्स्ट और थर्ड बाय फर्स्ट कर देंगे, कॉमन रेशियो यहाँ पर आर पावर बी हो गया। ठीक है, हाँ सर। तो जीपी के बारे में क्या समझ में आया कि जीपी में अगर हम किसी कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी आ गया, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे या फिर पावर में रेज कर दे, तो भी जो नई टर्म्स आएंगी वो जीपी में ही होंगी। राइट? प्रेस 3। देखो ये तुम्हारी प्रॉपर्टी जो स्लाइड में लिखी है वो यही लिखी हुई है। थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ो। इफ ईच टर्म ऑफ जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय some non-zero quantity, the resulting sequence will also be a GP. ठीक? फोर्थ में क्या लिखा होगा? If each term of a GP is raised by the same power, then resulting sequence is also a GP. क्यों भाई? ठीक है? लॉग के बाद वाली जो प्रॉपर्टी नहीं, थर्ड पॉइंट से पहले वाला एक प्रॉपर्टी था, उसमें क्या हो गया? लॉग के बाद वाला थर्ड पॉइंट से पहला, वो वाला मुझे नहीं समझ, लाइक थर्ड से पहला वाला जो पॉइंट था। थर्ड से पहले सेकंड होता है। सेकंड पिछले दिखाओ भाई, पिछले दिखाओ। हाँ सर, लॉग के बाद वाला जो प्रॉपर्टी, वो लॉग के बाद वाला जो प्रॉपर्टी a1 a2 जो है। अरे वही तो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, बोल तो सही। हाँ सर, लॉग के बाद वाला प्रॉपर्टी सर। अच्छा वो क्या? सर वो 2 जीपी है तो मल्टीप्लाई किया तो वो वाला बोल रहे हैं। तेरे को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो बोलता क्यों नहीं? लॉग के बाद अरे पढ़ना उसको। If a1 a2 a3 and b1 b2 b3 are 2 GPs, then a1 b1 a2 b2 a2 b3 as a1 by b1 a2 by b2 as a3 by b3 is also in GP. ये तुम्हें समझ नहीं है? ये प्रॉपर्टी तुम्हें समझ में नहीं है, ये कह रहे हो ना? हाँ। अच्छा, प्रेस 3। ये जो एग्जांपल दिखाया था ये समझ में नहीं आया? अच्छा हाँ, ये वाला समझ गया। अब तुम ये समझ नहीं आया कि ये और वो दोनों चीजें सेम है, तो क्या ही कर सकते हैं। दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाए करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, तो एक नई जीपी बनती है। वही तो लिखा है वहां पर। तो ए बी में तुम कंफ्यूज हो गए, 1 2 4 8 2 6 सिटिंग्स में समझ में आता है। चलो ठीक है।
ठीक है भाई, ओके, प्रेस 3, नेक्स्ट। तो फोर्थ पॉइंट में नीचे 2 लाइंस और लिखी हुई हैं, पढ़ो उसको। क्या लिखा हुआ है? इन अ जीपी TR स्क्वायर इक्वल्स टू TR प्लस के इंटू TR माइनस के। ये क्या है? ये सर वही ना, B स्क्वायर इक्वल टू AC वाला ही हो गया ना। B स्क्वायर इक्वल्स टू AC का जनरलाइजेशन है ना। ये इस चीज पे बेस्ड है कि अगर तुम किसी भी टर्म से इक्विडिस्टेंट जाओगे आगे और पीछे, तो प्रोडक्ट तो उसका कांस्टेंट ही रहेगा ना। ये B स्क्वायर इक्वल टू AC जैसा ही है, सही बात है। तो इसको कोई लिखने की या याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस में आएगा तो अपने आप यूज हो जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? If the terms of a given GP are selected at regular intervals, the new sequence is also a GP. Is it true? सोच के देखो कि किसी GP में अगर हम रेगुलर इंटरवल्स में टर्म्स को, रेगुलर इंटरवल्स का मतलब क्या हुआ? जैसे प्रेस 3, रेगुलर इंटरवल का मतलब ये हुआ, मान लो मैंने फर्स्ट टर्म पिक किया, सेकेंड टर्म को स्किप किया, अब मैंने थर्ड टर्म को मान लो पिक किया, मतलब मैं ऑल्टरनेट टर्म्स ले रहा हूं। AR स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म कौन सी? AR क्यूब छोड़ दी, नेक्स्ट टर्म कौन सी ली मैंने? AR to the 4, AR power 4. So will these terms form a GP? Yes. Yes sir. R This will squared also form a difference GP होगा। because तुम इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स स्किप कर रहे हो, तो कॉमन रेशियो उतना ही मल्टीप्लाई। जैसे इस नई जीपी का कॉमन रेशियो R स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं 2 टर्म्स छोड़ी होती तो R क्यूब हो जाता है, 3 टर्म्स छोड़ी होती तो R पावर 4 हो जाता है, राइट? प्रेस 3। तो ये तुम्हारे लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स लेने वाले जो क्वेश्चन था उसमें भी है। Yes. So if the terms of a given GP are selected at regular intervals मतलब यही कि जो गैप है वो बराबर रखो, so new sequence will also be a GP. Next देखना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज कुछ खास नहीं है, देखो प्रॉपर्टी के नाम पर तुम्हारा B स्क्वायर इक्वल्स टू AC। प्रेस 3, ज्योमेट्रिक मीन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रेस 3, ये वाली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? B स्क्वायर इक्वल्स टू AC। और जो दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कहीं भी दिया कि ये टर्म्स जीपी में है और तुम्हें अज्यूम करना, तो तुरंत ABC मत अज्यूम करना। जैसे AP में किया था A प्लस D A माइनस जो भी था, वैसे जीपी में भी AR स्क्वायर ऐसा अज्यूम करना, ठीक है? तो ऐसा करोगे तो फायदा क्या होगा कि अब तुम्हारे पास केवल 2 वेरिएबल्स हैं, A और AR, मतलब R। 2 वेरिएबल्स का मतलब है कि 2 इंफॉर्मेशन अगर मिल गई हमको तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चंस कैसे होंगे इसको हम लोग कुछ तो हमने आज किए क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस में घर पे करने को दूंगा, उसको सॉल्व करना। जीपी भी तुम्हारा सम और प्रॉपर्टीज ओवर है। ज्योमेट्रिक मीन हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? और भी बात? थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म ये भी जीपी में होगी ना? क्या चीज? फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म। हाँ वही तो लिखा था, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म बीजीपी में रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है? सर आप पिछले असाइनमेंट का टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ, पिछले असाइनमेंट का टाइम बढ़ाकर हम कर देंगे आज रात तक। और आज जो हमने पढ़ा है उस पर जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो तुम्हें सबमिट करने होंगे। सर आप स्लाइड्स भी भेज देना कल का टाइम, कल रात तक। यस सर वो टोटराइस वाला और वो वाला एक बार एक्सप्लेन करो। टोटराइस वाला दिन जो भी था, टोटराइस उसका क्या नाम था जो भी है? सर वो टोटोइस वो सब वाला, वो टोटराइस एक वो वाला जो था ना, सर जो भी जो दो एग्जांपल दिए। पहले सही से बोल, टोटराइस क्या होता है? व्हाट इज टोटराइस? अच्छा नहीं, पहले सही से प्रोनाउंस करो उसको, क्या बोल रहे हो? टोटराइस? हाँ सर जो आपने जो 2 एग्जांपल जो लिए थे ना, 2 अरे वो टाइम पास था, छोड़ो वो तो ना एग्जांपल वो अप्रोच कर रहा था जो लाइक इन्फिनिटी तक, लेकिन वो हो नहीं रहा था। अरे वो वही बात थी यार, जीनोस का पैराडॉक्स है। तुम ऐसा करो कि नेट पे डालना जीनोस पैराडॉक्स, ठीक है? उसको सर वो सिलेबस में नहीं है ना, वो आपने ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए वही तो प्रॉब्लम होती है। जब मैं जहां तुम्हें एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करता हूँ मैं खुद फंस जाता हूँ, मतलब जो है वो खत्म ही, फिर डाउट आने लगता है। तो ज्यादा बाहर जाना चाहिए नहीं, छोटे बच्चों को समझ पाते हैं।
तो जीनोस पैराडॉक्स जो है ना वो पैराडॉक्स है, वैसे भी कोई सिलेबस की चीज नहीं है वेदांत, उसको नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है। पढ़ना क्या है उसको देखो, वो समझ में आ रहा है ना। ये देखो सदगुण ने भेज दिया लिंक, सदगुण जरा वेदांत को भी लिंक भेज देना, ठीक है। हाँ इसका सर, लिंक है, सर एक पीडीएफ है सर एग्जांपल्स के, इसके इसका एग्जांपल है एग्जांपल्स Zero ऑफ with- जीरो थ्योरम एंड उसके ऊपर है। जीरो नहीं, उसका नाम जीनो है, जीनो। तो मैं लिंक भेजता हूँ, ग्रुप पे लिंक भेजता हूँ। चलो ठीक है, आज तक रखते हैं, ठीक है। जो लोग आ रहे हैं खारघर में आ सकते हैं, आधे घंटे में हूँ, हाफ एन आवर। चलो बाय बाय। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बाय। ओके एंड कर रहा हूँ अभी ना, और की बात तो नहीं स्लाइड ना। शेयर कर देना। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। चलो थैंक यू सर, बाय। स्लाइड शेयर हो जाएगी भाई, हाँ हो जाएगी। टोट्रॉइज, टोट्रॉइज क्या होता है ना वेदांत? सर